I will agree to the request. My intention is basically to help our dear family of colleagues and friends here in Gallant, because अभी हम लोग कोरोना से निपटे हैं 2 साल 2.5 साल। इतनी जबरदस्त महामारी हुई थी, लेकिन 3 कारणों से हम उससे जीत पाए। नंबर 1, पब्लिक एजुकेशन। सबको मालूम था कि कोरोना से बचाव के क्या रास्ते हैं। नंबर 2, अर्ली डायग्नोसिस। सबको सिम्टम्स पता थे, सबको सब चीजें पता थी। और नंबर 3, वैक्सीन, जिसने लोगों को प्रोटेक्ट किया, बचाया। हृदय रोग उसी तरीके से महामारी है, जैसे कोरोना की महामारी थी 2 साल चली। हृदय रोग की महामारी पिछले 25, 30 साल, 40 साल से चल रही है और बढ़ती ही जा रही है। दुर्भाग्यवश इसकी कोई वैक्सीन नहीं कि लगा करके उसको हम कंट्रोल कर लें। इसमें सिर्फ पब्लिक एजुकेशन, लोगों को बताना, उनको समझाना कि इसके रोकथाम कैसे की जाए। पब्लिक एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड राइट टाइम ट्रीटमेंट इज द ओनली आंसर। तो पब्लिक एजुकेशन की जिम्मेदारी देखते हुए मैंने प्रयास ये किया कि हम कम से कम आप लोगों को ये रोग क्या है, क्यों है, कैसे होता है, इसका क्या इलाज है, इसकी एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत करें। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की अपने कलीग से। तो सबसे पहले मैं अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि आपका दिल के स्ट्रक्चर क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि आज हम वो सारी बातें बताना चाहते हैं जो आप किसी कंसल्टेंट, किसी कार्डियोलॉजिस्ट या किसी अस्पताल में जाएंगे तो वो आपको वो बताएगा नहीं। वो खाली आपका सिम्टम पूछेगा और दवाई पूछेगा, टेस्ट लिखेगा और आपको कह देगा आपको ये। लेकिन हमारा प्रयास ये कि हम आपको हर चीज बताएं, आपको एजुकेट करें, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करें कि मर्ज क्या है, कैसे होता है और इसका इलाज कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है। और फिर अंत में हम बताएंगे कि हम एक 3 मिनट टू लाइफ जो दिया है कि अगर आपको 3 मिनट के अंदर में सपोर्ट नहीं मिला तो क्या नुकसान हो सकता है, उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो सब लोगों को आना चाहिए। तो मैं अभिषेक से कहूंगा कि अगले कुछ स्लाइडों में बताएं कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। थैंक यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, रेसिडेंट कार्डियक सर्जरी डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल की ओर से। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। एक नेटवर्क है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी, वेन, जो आपके पूरे शरीर में ही होती है, हर अंग में प्रेजेंट होती है, जो पंप करता है ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर। It also works with other body systems to control your heart rate and blood pressure. जब हार्ट की बात होती है तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, यही दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली हिस्ट्री यानी आपके घर परिवार में आपके पेरेंट्स को, आपको, आपकी जो पर्सनल हेल्थ है, यदि आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, तो आपको हार्ट की बीमारी होना 90% संभव है। साइज की बात करें तो हार्ट जो है वो एक मुट्ठी जितने बड़ा होता है। अगर अडल्ट हार्ट की हम बात करें तो वो आपकी 2 हाथों की जो मुट्ठियां हैं उनको अगर आप मोड़ेंगे तो ये एक अडल्ट हार्ट होता है, और अगर सिंगल मुट्ठी मोड़ेंगे तो ये एक बच्चे का हार्ट होता है। आपका हार्ट जो है वो आपके चेस्ट के फ्रंट में है, जैसे आप देख सकते हैं, और ये जो है वो आपके लेफ्ट स्टर्नम यानी जो आपका जो ब्रेस्ट बोन है उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और ये जो ऑर्गन है ये आपकी रिब केज जो है, जो मांसपेशियां हैं, उससे कवर्ड रहता है। आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे है। इट सिट्स बिहाइंड बिटवीन योर लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट लंग्स। आपके दोनों लेफ्ट और राइट लंग के बीच में स्लाइटली लेफ्ट टुवर्ड्स ये एक रूम बनाता है और वहां पे रहता है।
ये एनाटमी है। हार्ट में मुख्य ये 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, एक ये लेफ्ट एट्रियम है, एक ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट में भी ये ऊपर एक राइट एट्रियम है, नीचे राइट वेंट्रिकल है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये सुपीरियर वेना कवा जो है, ये आपके बॉडी के ऊपर के पार्ट में ब्लड सप्लाई करता है और नीचे के पार्ट के लिए इंफीरियर वेना कवा है। ये जो एओर्टा है ये बहुत बड़ी एक आर्टरी है जिसमें आपका जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है जो पूरे शरीर में हार्ट से आपके पूरे शरीर को सप्लाई करता है। जो आप ये नीला वाला देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि आपके लंग्स को सप्लाई कर रही है। हार्ट में मुख्य 3 आपकी आर्टरी होती है, 2 आपकी लेफ्ट साइड से होती है, एक राइट साइड से होती है। तो यदि अगर आपको जो हार्ट का रोग होता है, हार्ट अटैक होता है, तो यही 3 आर्टरी कारण बनती है। अगर 1 या 2 में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। अगर 2 या 3 तीनों ब्लॉक होती है तो बाईपास सर्जरी की जाती है। आपका जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, रिदम बनाना है, स्पीड बनाना है हार्ट रेट के लिए, और ये बहुत जरूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करे। ये ब्लड सर्कुलेशन है, जैसा मैंने बताया ये मेन एओर्टा होता है, बड़ा सा आर्टरी होती है जिसमें आपका ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ये आपके बॉडी टिश्यूज से सुपीरियर वेना कवा, फिर ये जो चेम्बर्स हैं ये वॉल्व के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से वेन में, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में, वॉल्व के थ्रू फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ऐसे ये चलता रहता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चेम्बर्स होते हैं। तो जब ये लेफ्ट एट्रियम में आता है तो यहाँ से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेते हुए लंग्स में जाता है, यहाँ से ये सेकेंड वाले चेम्बर में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से वॉल्व के थ्रू फिर राइट एट्रियम में जाता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और ये पूरी साइकिल चलती रहती है। जो हार्ट के वॉल्व है, वॉल्व क्या है? वॉल्व दरवाजे हैं। जो आपके 4 चैम्बर है, हर चैम्बर के बीच में 4 दरवाजे हैं। इसका मेन कंट्रोल ये है कि आपके चेम्बर में जो ब्लड जा रहा है वो सही डायरेक्शन और सही स्पीड से जा रहा है कि नहीं। अगर यही ब्लड उल्टा फ्लो करता है तो फिर सर्जरी की जाती है। उसके लिए माइट्रल वॉल्व और ये एओर्टिक वॉल्व जो है ये हम लोग कॉमनली करते हैं। कई बार दोनों खराब होते हैं तो दोनों करते हैं, वरना ज्यादातर माइट्रल वॉल्व ही चलता है। ये जैसे मैंने आपको बताया ये एक वॉल्व है, ये आपके नीचे के जो चेम्बर्स हैं उनके बीच में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ये जो है ये आपके ऊपर के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल 2 चेम्बर्स हैं उनके बीच में होता है। ये वाला जो है पल्मोनरी वॉल्व ये आपके राइट वेंट्रिकल से आपके जो लंग की जो आर्टरी है उससे कनेक्टेड है। और जो चौथा है वो एओर्टिक वॉल्व है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो मेन पंपिंग ऑर्गन है जिसमें भरपूर आपके ऑक्सीजन होती है ब्लड के साथ, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, ये वो है। सृष्टि का नियम है कि भगवान ही एक ऐसी शक्ति है कि जो आपके चलते हुए हार्ट को बंद कर देता है। अगर उसके बाद कोई शक्ति है तो वो कार्डियक सर्जन ही है, जो कि सर्जरी करने के लिए आपको दवा दे के आपके हार्ट को हर 20 मिनट पे बंद कर करके ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी करते हैं। मेरे लिए अभी इतना काफी। थैंक यू। अभिषेक ने बहुत अच्छा बताने की कोशिश की। मैं मोटे तौर पे खाली इतना बताना चाहता हूँ कि आपका दिल एक ऐसा अंग है जो कभी रुकता नहीं है, और जब रुकता है तो फिर जीवनी समाप्ति हो जाती है। यही एक ऐसा अंग है जो चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है, और एज ए रिजल्ट चलते रहने से इसका मुख्य
एम है कि पूरे शरीर को अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई करे ताकि हमारे सारे ऑर्गन, लिवर, किडनी, आपके स्प्लीन, सारे ऑर्गन अच्छे से काम करते रहे। जहाँ खून नहीं जाएगा वो ऑर्गन गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको खुद भी खून की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये पंपिंग हार्ट है, और पंपिंग हार्ट में मसल्स होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स होती है, खुद भी खून की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसको खुद खून नहीं मिलेगा तो फिर वो खुद कायदे से काम नहीं कर पाएगा। बेसिकली आज मैं पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ, मेरा केवल इतना ही इंटेंशन है कि आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊं ताकि इससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि ये महामारी को हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे इससे डील कर सकते हैं। Public education program, Coronary disease. Saraswati is the goddess of learning, and today we are doing a learning process. WHO ने डिफाइन किया है बीमारी क्या है और हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि रिसेंटली आफ्टर ऑल दिस कोरोना एंड एवरीथिंग which has been added, spiritual well-being is also being added in the health. So you are healthy, not only you are physically fit, you should be mentally fit, you should be fit socially, and you should be spiritually fit also. And that is why we are practicing yoga and practicing so many ways of spirituality. The enjoyment of highest attainable standard of health is one of the fundamental right of every human being without distinction of race, religion, caste and creed, whatever. ये मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों को एक डॉक्टर्स के बारे में एक फीलिंग होती है, कभी कभी दिल होता है कि साहब ये गलत सलाह दे दी है। हम लोग सब इस हिपोक्रेटिक ओथ से बंधे हुए हैं। Every doctor has to take this oath, and the principle of this oath, ये बड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है, AD 275 AD का, जो ग्रीक में लिखा गया था और 1923 में इसका इंग्लिश एडिशन। Basically, the heart of this document is, it is sacred to every doctor to preserve patient privacy, teach and the secrets of medicine to the next generation. पहले ये होता लोग सिखाते नहीं थे, अब बच्चों को सिखाना जरूरी है। Teach and treat equally and cause no harm and so on. So basically, a doctor's intention is to help and treat patient to the best of his ability. That is why we are morally, legally, emotionally, mentally bound to help you. हार्ट डिजीज दो तरीके की होती है। आज हम इस हार्ट डिजीज की बात करेंगे। ये हार्ट डिजीज दूसरी है, अरोड़ा जी किसी और को ढूंढेंगे बताने के लिए, लेकिन हम लोग आज इस हार्ट डिजीज के बारे में। इसके पहले कि मैं बात करूं ग्लोबल बर्डन क्या है, हार्ट डिजीज का ग्लोबल बर्डन के अंदाजा आप लगा लीजिए। 20th सेंचुरी में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो थी वो इट वाज फ्यूअर देन 10% वर्ल्ड वाइड, और अब 21st सेंचुरी में ये 10% बढ़ के 30% हो गई, जिसमें 80% ऑफ दिस 30% इज इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक अस। Globally, CAD means heart disease, coronary artery disease, affects 125 million individuals, which is about 1.72% of the world population. 9 million deaths are caused internationally all over the world every year. China has the highest number of heart disease, followed by India. So we are unfortunate that ये बीमारी हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 50 साल में ये महामारी के तरीके से इफेक्ट। As of 2018, 30.3 million US adults were diagnosed with heart disease, and 1 person dies every 34 seconds in the United States. अब आप समझ सकते हैं कि इसका ग्लोबल बर्डन कितना है। अगर हिंदुस्तानी बर्डन की बात करें तो एनुअल इंसिडेंस मींस नए मरीज कम से कम 5 लाख से 2 करोड़ तक
18 लाख तक हर साल नए मरीज हिंदुस्तान में डायग्नोज होते हैं। 2016 में प्रेवलेंस मींस हाउ मेनी पेशेंट्स एट वन टाइम, इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी 54.4 मिलियन हार्ट पेशेंट्स। 1 in 4 patients die in India because of heart disease. अगर कंपेयर करें इंडियन डेथ रेट और ग्लोबल डेथ रेट, तो इंडियन डेथ रेट ऑफ हार्ट डिजीज इज 272 per 100,000, whereas global death rate is 235. करीब 20% ज्यादा है हिंदुस्तान में। Number of death in coronary disease is projected to rise in the next 20 to 30 years from 2.25 to 4.7. इसलिए हमको आज जागरूक होना बहुत जरूरी है to fight this burden. Coronary disease prevalence rate in India have been estimated over the past several decades, but have ranged from 1.6 to 7.4% in rural population. 1.6% थी 20-25 साल पहले, और आज 7.4%, समझिए 5 गुना बढ़ गई है। और अनफॉर्चुनेटली ये रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन में 1% से लेकर 13% हो गई है। तो गांव में भी है और शहरों में भी है। और क्या फर्क है? CAD in Indian living in India is 21.4. डायबिटिक्स में ये दूनी है। नॉन डायबिटिक में अगर 11% है, तो डायबिटिक्स में दूनी है। हम ये कहते हैं कि 2030 से 2040 तक इंडिया विल बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, और हार्ट डिजीज का भी कैपिटल हो जाएगा। इसलिए डायबिटीज से लड़ना बहुत। Within India, the rate of coronary disease is markedly high in states like Kerala में highest, पंजाब में, तमिलनाडु में है बहुत ज्यादा, यूपी में थोड़ा कम। Cardiovascular death rates are highest in India than in the Western world. And हिंदुस्तान की हार्ट डिजीज जो है वो unfortunately it affects younger people than the population in the Western world. तो हमारे यंगस्टर्स बड़े एक्सपोज्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड कंपैरिजन। अभिषेक ने जैसा बताया कि हार्ट एक पंप है जिसमें 3 आर्टरी, एक ये दाहिनी तरफ की है और ये बाईं तरफ की है, दिस इज द मेन आर्टरी, और ये पीछे चली जाती है उसकी दूसरी शाखा। तो लेफ्ट एंड राइट, राइट की एक है और लेफ्ट की 2 शाखाएं हैं, एक पीछे चली जाती है, एक सामने चली जाती है। ये वाली शाखा मेन आर्टरी है और इसका वर्चुअली वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एंजियोग्राम करें, अक्सर हम लोग बताते हैं कि भाई एंजियोग्राम करा लीजिए, तो हार्ट आर्टरी की पिक्चर ये आती है, इससे एक्चुअल पता लगता है। बारीकी सारे टेस्ट जो है प्रिजम्पटिव है, स्पेकुलेटिव है, लोगों की सोच, यही एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको ट्रू जनपत्री पता लगती है। हार्ट डिजीज का एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये हार्ट डिजीज यहाँ देखिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ थोड़ी सिकुड़, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, ज्यादा थोड़ी बहुत सिकुड़, सब नॉर्मल है। तो एंजियोग्राम इज द ओनली आंसर टू फाइंड आउट कि अगर आपको हार्ट डिजीज है कि नहीं। लेकिन हम हर एक को एंजियोग्राम नहीं कराने भेज सकते हैं, इसलिए उसके लिए हमको थोड़ा सा सस्पेशन का लेवल अपने बढ़ाना पड़ेगा। वो कार्डियोलॉजिस्ट टू कार्डियोलॉजिस्ट फर्क पड़ता है। आप एक नॉन इन्वेजिव कंजर्वेटिव कार्डियोलॉजिस्ट हो, अरे खाते रहो, दवा खाते रहो, तब तक खाते रहो जब तक कि अंत ना हो जाए। और एक अलर्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपके सिम्टम को शुरू में ही पहचान ले और फिर टाइमली एडवाइस करके आपको यहाँ तक पहुंचा दे, और फिर वंस वी नो दिस, तो फिर इसका इलाज निकल आता है। अब इसकी एक डायलेमा है। मैं जब स्टूडेंट था तो पढ़ाया जाता था कि हार्ट डिजीज विदेशों की बीमारी है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती है। बहुत, मैं 3rd ईयर 4th ईयर में था तो शायद इक्का दुक्का कोई हार्ट का मरीज आ जाता था, और एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये फैल गई। अब तो पहले और आज में ये फर्क है कि पहले ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी मानी जाती थी, आज ये कहते हैं कि नहीं, ये एशियन सब कॉन्टिनेंट। पहले ये बीमारी रईसों में मानी जाती थी, आज ये कहा जाता है कि बीमारी मिडिल एज और पूर्व में भी आती है। पहले ये बीमारी बुजुर्गों में होती थी, कहते थे भाई 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, हार्ट अटैक हो गया, चलो अपनी उम्र पर। अगर आज बीमारी मिडिल एज और यंग एज में क्यों हो रही है, 40 साल, मैंने तो एक 22 साल के लड़के को देखा, 22 साल की उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसको हार्ट अटैक। तो ये 40 साल, 45 साल, 35 साल ऐसे इफेक्ट होने की ये बड़ा वरीइंग सिचुएशन है। पहले कहते थे मीट वीट ज्यादा खाते हो इसलिए हार्ट डिजीज हो गई। अरे भाई अब वेजिटेरियंस में भी हो रही,
क्यों हो रही है, सवाल का जवाब हम आपको देंगे। पहले कहते थे कि ये आदमियों में है, औरतें सेफ है, बट नाउ मेल एंड फीमेल आफ्टर मेनोपॉज आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि लेडीज आर सेफ इन इंडिया, इन आवर सबकॉन्टिनेंट, मेल एंड फीमेल आर सेम आफ्टर मेनोपॉज। पहले कहते हैं एफ्लुएंट एसिडेंटरी क्लास में है, अब पुअर मैंने गांव के लोगों में देखा हार्ट डिजीज, विलेजेस में आज जो दुबले पतले एकदम कुछ नहीं है वो हार्ट डिजीज लेकर गया। पहले कहते थे परिवार में नहीं चलती है, कोई किसी को हो गया, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग फैमिली, अगर फादर मदर को किसी के यंग एज में हुआ तो उसके बेटे बच्चों को 25 साल से ही प्रयास करना चाहिए कि उनको हार्ट डिजीज से बचे, बिकॉज इट्स ए स्ट्रॉन्ग फैमिलियल कनेक्शन। गुड न्यूज क्या है, अर्लियर हार्ट डिजीज होने के बाद ऑलमोस्ट मॉर्टेलिटी वाज 70 to 80%, और 3 महीने बिस्तर पे लिटाए रहते तो 3 महीने के बाद जब खड़ा होता था तो धड़ से गिर जाता था, चढ़ जाता था। आज मॉर्टेलिटी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अगर प्रॉपर इलाज मिल जाए तो मॉर्टेलिटी बहुत कम कर दी। पहले बहुत हाई मॉर्टेलिटी, पहले अस्पताल में हम 3rd ईयर में पढ़ते थे, 65 मरीज आता था तो 3 महीने हम लोग साइड रूम में लिटा के रखते थे कि भाई 3 महीने, और उसके बाद कोई इलाज होता नहीं था, खाली कॉलर ढीला छोड़ दो, ऑक्सीजन लगा दो, दर्द की दवा दे दो और हार्ट अटैक होगा, धीरे धीरे अपने आप भर जाएगा, और नहीं भरा तो समाप्त भी हो जाता है। आज अब 3 दिन में मरीज को ठीक करके घर भेज देता है। एक बार हार्ट डिजीज हो गई तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है। आज फुल रिकवरी। पहले क्या होता था, एंजियोग्राफी कराने और सर्जरी कराने, मुझे याद है 1970s में जो रेजिडेंट था तो जो रईस लोग होते थे कानपुर से सीधे ह्यूस्टन टेक्सास जाते थे, फ्लाइट तो ट्रेवल एजेंट्स बुक करते थे, टेक्सास में डेल्टन कूली और यहाँ के कानपुर के वीएस माथुर साहब होते थे, तो लोग रईस लोग लत के हवाई जहाज से सीधे जाते थे, वहां सर्जरी करा के आते थे। उसके थोड़े दिन के बाद बॉम्बे जाते थे, इस एरिया में कुछ नहीं था, और वहां जाकर के अपना एंजियोग्राम कराया और उसके बाद आगे। आज की तारीख में फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पे है, और हमारे डिवाइन हॉस्पिटल में इट इज ऑन ए फोन कॉल अवे। आप बताएंगी, दिस फैसिलिटी इज ओनली ए फोन कॉल अवे, विल टेल यू द फोन नंबर, यू जस्ट रिंग अप, द पर्सन विल कम टेक यू, ट्रीट यू एंड सेंड यू बैक होम, आइदर मेकिंग ए डायग्नोसिस या फिर आपको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्रोफेसर बैठे हुए हैं, इन्होंने 4 बजे सवेरे लोगों की एंजियोप्लास्टी की है, क्लॉट निकाला है और 2 दिन में मरीज को घर नॉर्मल हेल्दी नॉर्मल भेज दिया। तो बट ऑल दिस थिंग्स एट ए कॉस्ट। ये चीजें मुफ्त तो आजकल नहीं हो सकती, इनकी थोड़ी कॉस्ट है, और कॉस्ट को बिजनेस हाउसेस जो है उन्होंने उसका बिजनेस बना लिया है। लेकिन हम फॉर्चुनेटली डॉक्टर ए के श्रीवास्तव हमारे जो है, ही इज नॉट ए बिजनेसमैन, ही इज अ सर्जन हिमसेल्फ, and therefore we treat the patient at a very conservative and very nominal cost. क्या है हार्ट डिजीज, अभी बताया इन्होंने, ये खून की आर्टरी है, इसमें कचरा चिपक जाता है तो रास्ता ये बंद हो जाता है, रास्ता सकुल जाता है या बंद हो जाता है। और इसका रिस्क फैक्टर है, हमारे डॉक्टर जयेश आगे नहीं आ पाए किसी वजह से, तो बताने वाले, तो रिस्क फैक्टर ये क्या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री गड़बड़ है, या फिर आप बड़े सेडेंटरी हैं, काम धाम नहीं करते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, खाना पीना आपका बर्गर और आप फ्राइड चीजें खाते हैं, सिगरेट इज द वर्स्ट थिंग, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये चर्बी जो है आपकी आर्टरी में आ जाती है, क्योंकि खून का बहाव रोक देती है, कम कर देती है या रोक देती है। अब अगर ये मर्ज है तो हमको पता लगना चाहिए, इसका भी डॉक्यूमेंटिक सिचुएशन है। ये मर्ज या तो टोटली एसिम्प्टोमेटिक, मरीज को कुछ भी नहीं पता है अंदर तकलीफ हो रही है, अब कैसे उसको पता लगाए, ये मतलब बड़ा डेंजरस चीज है कि कैसे पता लगाए कि तकलीफ है आपको, अगर मरीज को कोई सिम्टम नहीं है, काम धंधा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको कोई सिम्टम नहीं। इसलिए हम लोगों का सुझाव ये है कि जो लोग ससेप्टेबल हैं, जिनको संभावनाएं हैं, डॉक्टर बताएगा संभावना है, 40-45 साल की उम्र के बाद साल में एक बार या 2 साल में एक बार
अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराने चाहिए। जैसे मोटर गाड़ी को आप साल में 10,000 की सर्विस कराते हो, उसमें इतनी चिंता करते हो कि गाड़ी साल हो गई सर्विस नहीं कर, अपने हेल्थ की सर्विस कम से कम साल 1.5 साल में एक बार जरूर करा लीजिए, ताकि कोई लेटेंट चीज, क्योंकि हार्ट डिजीज कैन प्रेजेंट टोटली एज एसिम्प्टोमेटिक, कुछ नहीं होगा अगर अंदर हार्ट डिजीज हो। दूसरा सिचुएशन हो सकती है कि भाई अर्ली वार्निंग साइन ईश्वर ने बताया हुआ है, आप चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया सीने में दर्द हुआ, इट्स एन अर्ली वार्निंग साइन। उस अर्ली वार्निंग साइन में अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो नुकसान होगा। तीसरा प्रेजेंटेशन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको हार्ट अटैक अच्छे खासे थे, सब कुछ थे, सुबह उठे सो के और सीने में दर्द और हार्ट अटैक, फुल ब्लोन हार्ट अटैक हो गया। और वर्स कम टू वर्स, इस हार्ट अटैक के साथ कैटास्ट्रॉफी एंड डेथ हो गई। इसके लिए आपके पास 3 मिनट का समय है कि आप अपने रिश्तेदार या स्पाउस या जो भी आपके नेक्स्ट टू रिलेटिव है, जो भी, उसको बचा सकते हैं। यू ओनली हैव 3 मिनट्स टू सेव दिस सिचुएशन। और उस सिचुएशन बताने के लिए हम एक मैनिक्यूल लेके आए जिसमें करेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि गैलेंट क्या पूरे स्टेट में दिस शुड बी popularized, that everybody should know how to resuscitate in the first 3 minutes when somebody collapses and causes death, because in 3 minutes the circulation is not restored, there is a brain death. आपने सुना होगा राजू श्रीवास्तव के बारे में, सारी सुविधाएं थी लेकिन ब्रेन डेथ हो गया, तो शायद अभी तक मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया, उठ नहीं पाए। तो सबको कम से कम बेसिक लाइफ सपोर्ट के 2-3 स्टेप में मालूम रहना चाहिए। हो सकता है कभी किसको जरूरत पड़ जाए, आप लाइफ बचा सकते हैं। I have seen one woman who saved her husband by doing 40 minutes of CPR until the support arrived and the patient was saved. And if she had not known how to do basic life support thing, then she would have lost her husband. यही अखबार में निकला। तो एक तो ये सिम्टोमेटिक कुर्सी पे बैठे हुए आराम से कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, हमको पता नहीं है अंदर अंदर हार्ट अटैक डेवलप, हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है, कब कोलैप्स हो जाए कुछ कह नहीं सकते। मॉर्निंग वॉक पे करें, चले और तकलीफ हो गई, इट इज अ वार्निंग साइन। हार्ट डिजीज की शुरुआत हमेशा एक्सरसाइज से ही होती है, इसलिए वार्निंग साइन ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, जीना चढ़े, मैंने इसीलिए सबसे यही सवाल पूछे थे, जीना चढ़े एक्सरसाइज करें तो आपको हार्ट डिजीज की शुरुआत पता लगेगी। दैट इज अ वार्निंग साइन, इसको हम लोग अंजाना कहते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज द फुल ब्लोन हार्ट अटैक। चेहरा देख के आप बता सकते हैं। कॉमन चीज है चेस्ट पेन, इस 100 में से 50 लोगों को चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन लेफ्ट साइड में होगा, राइट में भी हो सकता है, जबड़े में जाएगा, कंधे पे जाएगा, पसीना आएगा, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ होगी। दिस इज कॉमन प्रेजेंटेशन। आप कुछ डाउट मत कीजिए, सीधे अस्पताल चले जाइए जहाँ पे आपका ईसीजी हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए और आपके क्लॉट निकाल दिया जाए। चेस्ट पेन जिसको नहीं होता, हेवीनेस हो सकती है, हेवीनेस नहीं होता, सिंपल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, घबराहट हो सकती है, जॉ पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। कई लोग मैं देखकर रात भर डाइजीन चूस रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है, गैस है, और डाइजीन चूसते रहो। नहीं, एब्डोमिनल पेन कैन बी प्रेजेंटेशन for unknown reason. Not every abdominal pain is heart disease, but for unknown reason आपने चाट वाट नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, नॉर्मल खाना खाया, सुबह की तरह आपको गैस्ट्रिक अपसेट और पेन और घबराहट होने लगी, आपने कहा लाउड डाइजेन चूस ले, डोंट वेस्ट टाइम, इट कैन बी प्रेजेंटेशन गैस, बेल्चिंग एंड बर्निंग। तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। कॉमन इज द चेस्ट पेन, बट डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, जिनको पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमली एक्शन अभी बताएंगे, टाइमली एक्शन कितना इम्पोर्टेंट। अगर नहीं आपने एक्शन लिया तो ये देखिए, हार्ट का जहां पे अगर ये आर्टरी बंद हो गई है तो ये हार्ट पीला हो जाएगा, और अगर और कुछ नहीं किया तो फिर ये हार्ट का हिस्सा काला हो जाएगा, ये कभी नहीं ठीक होगा और आपके हार्ट को परमानेंटली लाइफ लॉन्ग कमजोर कर देगा। तो इस चीज को बचाने के लिए हमको टाइमली एक्शन की बहुत जरूरत है, जिसको अभी हम लोग ईश्वर बताएंगे कि कैसे हम उसको टाइमली एक्शन लेकर के आपको ठीक कर। और उसके बाद अगर कोलैप्स हो जाए तो हम लोग एंड में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जस्ट एवरीबडी शुड नो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, हाउ टू डू a cardiac massage or resuscitation to save your near and dear ones. So this is a bit background information, the heart disease that I want to tell. और मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मॉडर्न ट्रीटमेंट आज की तारीख में एट योर डोर, व्हाट इज द मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल।
थैंक यू। थैंक यू सर। तो डॉक्टर अभिषेक और सर ने बताया है बैकग्राउंड की हार्ट क्या होता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है। हम आप लोगों को बताएंगे कुछ कॉमन टर्म जैसे आप यूज काफी कंफ्यूजिंग होता है। हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट ब्लॉक क्या है, हार्ट डिजीज क्या है। काफी होता है कंफ्यूजन कि क्या हुआ है, अटैक हुआ है, ब्लॉक हुआ है, फेल हुआ है। तो सब चीजें अलग है। हम आम भाषा में आप लोग समझाएंगे कि क्या होता है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, और इनका आज मॉडर्न ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ से, सर ने बताया कि पहले हम लोग कहाँ थे और आज हम लोग कहाँ पहुंचे हैं एज ए होल। इसको हम इस तरह सोचिए कि एक घर है, अपने इस बिल्डिंग को ले लेते हैं। इस बिल्डिंग में कितनी चीजें हैं, एक तो दीवार है चारों तरफ, उस दरवाजे हैं, उसके तरफ एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, और दो सप्लाई होती है। एक सप्लाई होती है पानी की सप्लाई होती है, और दूसरा होता है बिजली सप्लाई होती है। तो इस ऐसे ही सोचिए, हार्ट भी ऐसा ही है। हार्ट की दीवार जो मसल है वो घर की दीवार हो गई, वाल्व है जो हमारे पास डोर है वो हार्ट वाल्व होते हैं, और दो सप्लाई है, एक ब्लड सप्लाई है जिसे आर्टरी बोलते हैं, और एक बिजली सप्लाई है जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। जो हार्ट अटैक है ये बीमारी किसकी है, ये बीमारी सप्लाई की है, ब्लड सप्लाई की है। मतलब जो हार्ट की नसें हैं, जिसे हम आर्टरी बोलते हैं, आम भाषा में नस बोलते हैं, उनमें ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है। और अटैक का सिम्टम क्या होता है, सर ने पेन होना, भारीपन होना, घबराहट होना, ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षण हार्ट अटैक के हैं। अटैक होता है नसों में ब्लॉकेज से। तो सिंपल सी बात है, यदि अटैक पड़ रहा है ब्लॉकेज से तो इलाज भी वही होगा, ब्लॉकेज खोलना इलाज होगा। तो एक टाइम था कि जब चीजें नहीं होती थी तो दवाई खिलाई जाती थी, या हमारे तो सब लोग जानते होंगे, जब सब लोग स्टार्ट किया तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था हार्ट अटैक का। सब लोग वेट करते थे, बस ठीक है पेन सबसाइड हो, सब बताया कि 2 महीना तक पेशेंट होता था। बट ठीक है, आज हम लोग फॉर्चुनेट है कि इतनी चीजें अवेलेबल हैं। तो जैसा कि अटैक पड़ रहा है ब्लॉक होने से, तो उसका कारण भी सीखा इसमें आपने। एक नर्वस है, इसमें ब्लॉकेज नहीं है, और इसमें जो है ब्लॉकेज हो रहा है, इससे अटैक पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट है उस ब्लॉकेज को जल्दी से जल्दी खोलना। सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है टाइम इज मसल, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे फायदा होने के चांस कम होते जाते हैं। टाइम इंपॉर्टेंट है। यदि अभी अटैक पड़ा, एक इंसान का इलाज हो जाता है 3 घंटे में, उसकी लाइफ आगे चल के बहुत अच्छी होगी इन कंपेयर टू एक लोग को आज अटैक पड़ा, घर पे बैठे हुए हैं, परसों एंजियोप्लास्टी हुई, उनकी लाइफ उनकी कंपेरिजन में उतनी अच्छी कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मसल जो है हार्ट की उसको नुकसान हो चुका। इसको आप ऐसे सोच लीजिए, आपकी एक टावर है, इसमें टावर की सप्लाई काट दी जाए पानी की, तो आप कब तक रहेंगे टावर में? 2 घंटा वेट करेंगे, 4 घंटा वेट करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। और इसी तरह यदि उसको काटे रखिए 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो आप रहेंगे वहां पे, आप वहां से चले जाएंगे या खराब हो जाएगा स्थिति ना। सेम चीज है। तो एक बार हार्ट ब्लॉक, जो सप्लाई करती थी जिस एरिया को, उस एरिया की आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो यूजली क्या होता है, विद इन 48 आवर उस एरिया की सभी मसल मर जाती है। मतलब 48 आवर बाद तो उस करने का फायदा ही नहीं है। तो मैक्सिमम फायदा क्या होता है, ये होता है 3 to 6 आवर्स में। जो मैक्सिमम फायदा हो जाएगा जितनी जल्दी, नॉट 3 आवर्स, जितने जल्दी पहुंच सकते हैं आप, 1 आवर 2 आवर, बट मैक्सिमम देखा जाता है कि यदि आप विद इन 6 आवर पहुंच गए हैं, विद इन 3 आवर पहुंच गए हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इस पे बहुत ध्यान देना है। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है उसे इग्नोर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आप पहुंचे अस्पताल में, हमने बोला कि ईसीजी किया, आपको अटैक हुआ है, तो लोग लगता है अरे नहीं कुछ नहीं, आपको जस्ट पेन हुआ था। तो एक कंसेप्शन है कि अटैक मतलब मरीज गिर जाए या बेहोश हो जाए या ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का मेन लक्षण क्या है, जस्ट चेस्ट पेन। शुरुआती टाइम पे केवल चेस्ट पेन ही होता है, वही अटैक होता है। हाँ, यदि आप उस चेस्ट पेन, ये भी होता है, आपने चेस्ट पेन हो गया आपको, 3 से 4 घंटे बाद वो पेन सबसाइड हो जाएगा। सबसाइड क्यों होगा?
सिंपल सा एग्जांपल है कि कहीं पे कोई कैओस हो गया, कोई बस खाई में गिर गई, यदि वहां से कोई रोग आ रहा है, मतलब लोग जीवित है ना, तभी तो रोक रहे हैं, पूरा सन्नाटा है, तो क्या होगा? मतलब कोई बचा ही नहीं है। जस्ट सोचिए, आपको पेन हो रहा था, अब पेन नहीं हुआ तो खुश नहीं होना है, यानी तो पेन चला गया, इसका मतलब है कि नुकसान काफी हो चुका है। हार्ट अटैक में पेन 4-5 घंटे ही होता है, उसके बाद पेन सबसाइड हो जाता है, कहीं खुशी की बात नहीं है, पेन होने के बाद सबसाइड होना ही होना है, बट तो बैड टर्म में है, इसका मतलब कि वहां पे ऑलरेडी नुकसान काफी हो चुका है। इसलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, घर के लिए, कभी किसी कुछ ऐसी होती है तो सबसे पहले आप जरूर पहुंचे अस्पताल में ईसीजी करा के, और यदि डॉक्टर बोलते हैं अटैक है तो ठीक है, उसमें दिखता है अटैक है और उसका इलाज भी क्या है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है। और फिर दिक्कत क्या होती है, आपने बताया अटैक पड़ा है, आपको एंजियोग्राफी होनी है, अरे अभी क्यों एंजियोग्राफी, पहले दवा चलाई डॉक्टर साहब, तो दवा इसका इलाज नहीं है, अटैक का इलाज एंजियोप्लास्टी है। तो जैसे बताया हमने, अटैक क्यों पड़ रहा है, अटैक पड़ रहा है ब्लॉकेज होने से, इलाज क्या होगा, उस ब्लॉकेज को खोल दें, ठीक है, दवा तो करना है, बट मेन इलाज क्या होगा, उस अल्ट्रीम जो ब्लॉक हुआ है, जो क्लॉट हुआ है, उस क्लॉट को हम सही कर दें, उसी को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो हार्ट अटैक का मेन इलाज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, मतलब मरीज को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाकर के एंजियोग्राफी करके उस नस को खोलना ही मेन इलाज होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। इस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए दुनिया के जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पे विद इन 60 मिनट 120 मिनट सब काम हो जाते हैं। हम लोगों ने भी इसी ट्राई किया है, एक हमारा रैपिड रिस्पांस टीम है, उसमें आप अभी वीडियो हो ना दिखा दिया जाएगा, उसमें हम लोग दिखाएंगे कैसे आपके कॉल करने से हमारी एम्बुलेंस आएगी, यहाँ पे ईसीजी होगा, ईसीजी हम सीनियर डॉक्टर को ट्रांसमिट हो जाएगी, हमें लगता है कि आपको अटैक है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यदि आप रेडी होते हैं अस्पताल जाने को, अस्पताल आएंगे, विद इन आवर आपकी एंजियोप्लास्टी होके सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। ये सब चीजें विदेशों में हो रही है काफी टाइम से, बट हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ, बट एटलीस्ट आप लोग समझिए कि हार्ट अटैक का इलाज एंजियोप्लास्टी ही है शुरुआती दौर में। प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन चेंज द फ्यूचर, बताया हमने, आप कभी भी जाएंगे आईसीयू, हमारे आईसीयू में 4 पेशेंट हैं, 5 पेशेंट है, 2 पेशेंट जिनके हमने प्राइमरी किया, आज आते हैं, कल छुट्टी हो जाती है, वही पेशेंट जो दूर से आते हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं कराया, वो पड़े आते हैं हफ्तों भर, जिंदगी भर सांस फूलती है, चल नहीं पाते हैं, 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। यही इंपॉर्टेंस है हमारा अर्ली ट्रीटमेंट का। कैसे करते हैं देखिए, ये ब्लॉकेज हो गया, ये आर्टरी है, ब्लॉक आर्टरी है, इसको हमने स्टेंट टर्मिनल से खोल दिया तो आर्टरी ओपन हो गई। जैसे एग्जाम्पल, इनका भी प्राइमरी काफी हो चुका है, हमारे कपिल देव साहब हैं, इनका भी प्राइमरी किया गया था कहीं पे। ये था हार्ट अटैक, अटैक इज हुआ नस के ब्लॉकेज से। अब दूसरा आता है हार्ट फेल होना, सुनते हैं हार्ट का हार्ट फेल हो गया, तो जो बेसिकली हार्ट फेलियर होता है, ये बीमारी है जैसे घर की दीवार होती है, ऐसे हार्ट की जो मसल है उनकी बीमारी है। बट हार्ट क्या करता है, हार्ट इज लाइक ए पंप, हमारी बॉडी में पंप करता है। तो जैसे इंजन के हार्स पावर होते हैं, हम लोग यहाँ इंजन है, इसका हार्स पावर 15 हार्स पावर है, 20 हार्स पावर है, ऐसे जो हमारा हार्ट होता है, जो हम लोग इसे आम भाषा में बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, वो नॉर्मली 60 से ऊपर होता है। आप लोग इको कराते होंगे, देखते होंगे ना, उसमें लिखा होता है EF लिखा होता है, पढ़ते होंगे, तो यदि 60 के ऊपर है तो मतलब ठीक है, जैसे से कम होता रहता है मतलब वो हार्ट फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मसल का काम कॉन्ट्रैक्ट करना है वो प्रॉपर्ली आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेल हो रहा है, उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है। तो हार्ट अटैक हो गया बीमारी नसों की, हार्ट फेलियर बीमारी है हार्ट के वाल्व की, वाल्व मतलब जो ये अपनी वाल्व है, मायोकार्डियम मसल है, उसकी पंपिंग कम हो रही है। इसमें लक्षण क्या होते हैं मेनली? चलने पे सांस फूलना, तो चलने पे सांस तो फूल सकती है, कोई सा भी हम लोग बात कर रहे थे, चलने पे सांस तो फूलना ही चाहिए। यदि आप वॉक कर रहे हैं, सांस नहीं फूलती मतलब वॉक नहीं कर रहे हैं, आपको कोई टहलना नहीं है, तो आपको इतना टहलना है कि सांस थोड़ा तेज हो जाए, वो तो अच्छी बात है। बट अंतर क्या है, आप 2 लोग एक साथ टहल रहे हो, एक लोग टहले जा रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं, अब तो हम नहीं टहल पाएंगे, बहुत सांस फूल रही है। किसी एज की हो, आप 60 साल के, 50 साल के हो, 40 साल के हो, अपनी एज ग्रुप में आपको लग रहा है कि नहीं हम उतना नहीं टहल पा रहे हैं जितना कि हमारे साथ वाले टहल रहे हैं, हम बहुत परेशान हो जा रहे हैं, ये अर्ली साइन होते हैं हार्ट फेलियर। या आप सोने गए, आपको लगा कि जब आप सो जाते हैं, सोने के 2 घंटे बाद आपको दिक्कत हो रही है, आपको बैठना पड़ता है, या कुछ लोग क्या बताते हैं कि तकिया पहले एक लगाते थे, अब 2 तकिया लगाते हैं, या बेड का हिस्सा आप उठा ले रहे हैं, ये सब अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। पैरों में स्वेलिंग आ रही है, देखा आप, पैर सूजन आ रही है,
वो कम होती जा रही है। ये सब लक्षण हार्ट फेलियर के हैं। क्या ट्रीटमेंट इसका है? तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही है, चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे काम दवाएं आती हैं। बट इसके अलावा हम कुछ एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो चीजें कर सकते हैं। कुछ अलग तरह के पेसमेकर्स होते हैं, लाइक CRTD है, ICD है, जो कुछ हो रहा है हम लोग भी करते हैं। और भी उससे एडवांस हो चुके हैं हम लोग, आर्टिफिशियल हार्ट तक आ चुके हैं, और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। एक तरह का ये पेसमेकर है, इसमें हार्ट फेल होने पे लगाया जाता है, और इससे काफी इंप्रूवमेंट होता है। इसके और आगे एक तरह का आर्टिफिशियल हार्ट है, जो बैटरी से चलता है। ये देखिए, ये रियल पिक्चर है, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है। इस यंग फेलो को देखिए, यहाँ पे इस आर्टिफिशियल हार्ट लगा हुआ है। ये हार्ट का वायर है और ये बैटरी है। ऐसे भी लोग हैं। आज बताना चाहते हैं कि देश वर्ल्ड वाइड ऐसी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं, इनका हार्ट नहीं काम कर रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट से एक्टिव है और हेल्दी है। हम लोग और उससे आगे आते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट अभी यूपी में नहीं होता है, बट हमारा सेंटर डिवाइन सेंटर इसके लिए अप्रूव्ड है। इज ओनली सेंटर प्राइवेट में जहाँ पे हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस है, और हम लोग इन द प्रोसेस हैं कि आगे चल के हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हमने बात कर लिया हार्ट अटैक की, हमने बात कर लिया हार्ट फेलियर की। अब बात करते हैं वाल्व डिजीज की। तो जैसा बताया कि डोर होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर बताया कि हार्ट में 4 वाल्व हैं, उसमें से 2 वाल्व मेन होते हैं, एक एओर्टिक वाल्व और माइट्रल वाल्व मेन होते हैं, जो लेफ्ट साइड के होते हैं। राइट वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें क्या हो सकता है? इसमें ब्लॉकेज हो सकता है, या हो सकता है लीकेज हो जाए। जो ब्लॉकेज होता है इसको बोलते हैं लाइक स्टेनोसिस बोलते हैं हम लोग, एओर्टिक स्टेनोसिस। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक तरह से दरवाजा आपका है, तो दरवाजा पूरा नहीं खुल रहा है, आपको यहाँ से वहां जाना है तो हम आराम चले जाएंगे, बट यदि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो आपको रेजिस्टेंस करना पड़ेगा खोलने के लिए। तो जस्ट लाइक जो ब्लड होता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ता है, प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। ये हो गया स्टेनोसिस। दूसरा क्या हो गया? लीकेज। मतलब एक बार दरवाजा बंद हो गया तो नॉर्मली क्या चाहिए, आपको आ जा नहीं सकता है। सेम हो गया, एक बार वाल्व बंद हो गया तो ब्लड का एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में नहीं आना चाहिए, बट लीकेज मतलब बंद होने के बाद भी ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो आप लोग सुनते होंगे ना कि वाल्व चेंज होना है, वेंट्रल वाल्व चेंज होना है, इस तरह चेंज होना है। तो इनिशियली हमारे पास केवल ओपन हार्ट सर्जरी होती थी वाल्व चेंज करने के लिए, बट अब बिना ओपन हार्ट किए भी वाल्व चेंज होते हैं ना। जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं हम लोग, वैसे ही नस के थ्रू वाल्व चेंज कर सकते हैं, हो रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं। कॉमनली जो है ओल्ड एज में एक बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस, जो वाल्व होता है उसमें ब्लॉकेज होता है, स्पेशली 70-80 के एज में होता है। तो पहले इसका ऑप्शन केवल ओपन हार्ट था, और चूंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, तमाम बीमारियां होती हैं, किसी को शुगर है, किसी के किडनी में दिक्कत है, ओपन हार्ट सर्जरी में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो उनके लिए अब नई नई टेक्निक्स आई हैं, जिनमें कम वाल्व के लिए हम लोग नस के थ्रू ही अवेक कंडीशन में वाल्व चेंज कर दिया जाता है, और पेशेंट नेक्स्ट डे से मोबाइल होता है, वाल्व चल भी सकता है। ये सब टेक्निक्स आ गई हैं, जस्ट लाइक से बोलते हैं टावर बोलते हैं, ये आप लोग सुनते होंगे, इनका वाल्व चेंज कर दिया गया बिना हार्ट, बिना चीर फाड़ के, ऐसे ही जागते जीते जागते। तो ये है ट्रांस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ये सब चीजें हो रही है, ये चीज हमारे यहाँ भी होती है। ऐसे ही माइट्रल वाल्व को चेंज किया जाता है बिना किसी ओपन के। ये हो गया बीमारी वाल्व की। अब बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। हार्ट ब्लॉक में जैसे घर में बिजली आती है, ऐसे ही हमारे हार्ट में पूरा सिस्टम होता है, कैसे जनरेट होता है। हार्ट क्या है? हार्ट मैंने बताया कि हमेशा चलता रहता है, तो कहाँ से चलेगा? इसका मतलब कहीं कहीं से बिजली आ रही होगी, तभी तो हार्ट चल सकता है। वैसे ही जस्ट लाइक कि अपने घरों में बिजली आती है, पहले कहीं पे जनरेट होती है, फिर ट्रांसमिशन से आता है, फिर घर तक पहुंचती है, सेम सिस्टम इसका है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिजली पैदा होती है, जिसका एसए नोड, यहाँ से हमारा कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, यहीं से बिजली शुरू हुई, फिर यहाँ पे एबी नोड है, यहाँ पे, फिर यहाँ से ओवरऑल 3 तार के थ्रू पूरे हार्ट में ट्रांसमिट होती है। जस्ट लाइक सिस्टम होता है, बिजली पैदा होती है, फिर एक ट्रांसमिशन में आता है, फिर वहां से घरों में बिजली आती है। जब इसमें ब्लॉक होता है, इसमें दिक्कत होती है, तो क्या होता है? बेहोशिया। जब किसी सज्जन को दिखाया, बताया था हमने, इनके 2 तार में ब्लॉकेज है, 3 तार यहाँ पे देखिए मेन है, यहाँ पे 3 तार है, इस वाले हिस्से में 3 तार होते हैं, ये जाके 1 2 3 तार, इनके से 2 तार ब्लॉकेज है।
इन्हीं तीनों तरफ ब्लॉक हो जाता है, इसे बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो क्या होगा, ये बिजली जो है जो पैदा हो रही है इस पूरे में नहीं आ पाएगी, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है और पेशेंट को बेहोशी आती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पेसमेकर। तो पेसमेकर का इलाज है, पेसमेकर का इलाज है हार्ट ब्लॉक का। वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है जो कंडक्शन सिस्टम है, जो बिजली का सिस्टम है उसमें खराबी होने से। जस्ट लाइक बिजली आती है तब लोग इन्वर्टर लगाते हैं, वैसे ही पेसमेकर इज लाइक इन्वर्टर। इसमें हम जो चीज बिजली चली गई है हार्ट की, जो सिस्टम खराब हो गया है उसको हम बाहर से पल्स देते हैं कि जिससे कि वो एक निश्चित एटलीस्ट 60-70 बार मिनट में रहता है। इसमें पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर क्या होता है, एक बैटरी होती है और तार होते हैं। बैटरी को हम लोग स्किन के नीचे यहाँ पे लगा देते हैं और वहां से तार जाता है हार्ट के अंदर जाता है। ये देखिए, ये बैटरी है और बैटरी से तार चले जाते हैं हार्ट के अंदर। इसमें दिखाया गया है ये आपका हार्ट है, इसके नीचे हमने एक बनाते हैं, पॉकेट बनाते हैं, यहाँ बैटरी होती है और इसकी देखिए वेन आ रही है हार्ट के अंदर, इस वेन के थ्रू ब्लेड को डाल देते हैं। तो जस्ट लाइक इन्वर्टर, ये जब भी हार्ट काम नहीं करेगा इसको यहाँ से, जैसे हमारा इन्वर्टर काम करता है ऐसे ही इसको बीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। इसके अलावा कुछ जस्ट ब्रीफली हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं जिनमें छेद होता है, उस छेद को भी आज बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए हम लोग नसों के थ्रू ही डिवाइस होते हैं उनसे क्लोज कर सकते हैं। दिल में छेद है उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनका भी इलाज काफी कुछ है अवेलेबल। ये सब छतरी होती है, इस तरह के डिवाइसेस होते हैं और इनको बिना किसी चीज फाड़ के नसों के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तो ये सब आज कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो हो रही है, इवन अपनी सिटी में हो रही है, इनके लिए कहीं बाहर नहीं जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि 30-40 साल पहले वेट एंड वॉच होता था, आज वेट एंड वॉच समाप्त हो गया है। हर मर्ज का इलाज, चाहे बच्चा हो, चाहे हार्ट ब्लॉक हो, चाहे कुछ, हर मर्ज का इलाज आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। केवल कॉस्ट इज द इशू, एंड हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट, लेकिन समटाइम्स कॉस्ट बिकम्स मेजर फैक्टर जो आपको अपने डिफरेंट टाइप के डिजीजेस है। बेसिकली हम लोग आज हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। बुकेश्वर is a very competent and very accomplished intervention cardiologist. I have seen him growing up from early days to now, and he has done some fantastic cases. और ये सारे केसेस किए हुए हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दिल के मर्ज का जो भी, जिस भी तरीके का मर्ज है, अब दिल्ली जाने की या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहाँ लखनऊ में अवेलेबल है, एंड यू शुड मेक यूज ऑफ इट। सिर्फ जो एम्फसाइज करना चाहता हूं मैं, टाइम इज द क्रूशियल थिंग। अगर किसी भी इलाज को वक्त से नहीं मिला और वो टाइम गुजर गया तो फिर टाइम नहीं लौट के आता। मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले जल्दी से मैं खत्म कर दूं, देन विल हैव एन ओपन हाउस। जो भी सब प्रश्न पूछेंगे सेटिस्फैक्शन। अब हम हमारे यंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विशाल आनंद को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई एक सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई खाना क्या खाएं। डाइट इज द मेन इशू, और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए स्मोकिंग कतई नहीं करिए, और स्मोकिंग के साथ साथ हमारे देश में तंबाकू और गुटखा और पान मसाला वो सब है, वो सब जहर है। विदेशों में बैन हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिस्क फैक्टर ऐसा है, गांव में आप पूछेंगे कि गांव में क्यों बीमारी हो रही है, गांव में इसलिए बीमारी हो रही है कि गांव में बीड़ी, सिगरेट और ये तंबाकू ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि बेचारे गांव वाले भी, क्योंकि उनको पब्लिक एजुकेशन इतनी हो नहीं पाती है। एज ए रिजल्ट कोई बताने वाला नहीं कि भैया बीड़ी मत पियो, मालूम पड़ा 40-45 साल का आदमी है बीड़ी पी रहा है, हार्ट अटैक हो गया। तो सिगरेट बहुत ही खराब चीज है, डायबिटीज का कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है, और खाना
इज द क्रूशियल थिंग जो हमारे हिंदुस्तानियों में भाइयों में है कि आप पूछते हैं कि क्या खाएं, कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कौन सा क्या कहते हैं प्रोटीन खाएं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाएं. Vishal will tell you a little bit. He's a very good cardiologist. Tell you a little bit about, and then you can write down your question and ask any question. आप जब तक आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक आप बैठे रहेंगे. गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार. डॉक्टर विशाल आनंद, डिवाइन हॉस्पिटल से. तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. व्हाट इज अ डाइट फॉर एन हेल्दी हार्ट. बिफोर आई स्टार्ट, पहले बता दूं, जो जिस भी रीजन में रहता है उस रीजन का जो नॉर्मल खाना है दैट इज एडिक्वेटली सूटेड. हम जो पढ़ते हैं वो काफी ज्यादा वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेट पे ढूंढते हैं तो वेस्टर्न लिटरेचर ढूंढते हैं. बट अगर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का जो नॉर्मल खाना है वो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके हार्ट के हिसाब से एडिक्वेटली सूटेड है. आज भी मैं बहुत लोगों से पूछा, जब भी मैं पूछता हूँ कि क्या खाना, क्या खाया आपने, क्या खाते हैं, तो सिंपल यही होता है कि इडली रोटी सब्जी चावल दाल नाश्ता खाते हैं. सो व्हाट इज एन हेल्दी ईटिंग प्लेट. हमारी प्लेट किस चीज से बनती है, हम अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड करें. हमारी प्लेट में इट्स देयर आर ग्रेन्स, ग्रेन्स होते हैं, देयर इज सम प्रोटीन, vegetables, fruits, then there is a component of oil. ऐसा नहीं है कि ऑयल हमें शन कर देना है, बिल्कुल नहीं खाना है. ऑयल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट हमारी बॉडी के हर सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इट्स इंटीग्रिटी. तो ऑयल भी एडिक्वेट अमाउंट लेना है, ज्यादा कुछ नहीं लेना है. देन वी हैव लिक्विड कंपोनेंट, जो हम वाटर है, पानी लेते हैं, चाय है, एवरीथिंग. सो ऑल दिस कंस्टिट्यूट अ प्लेट. Now, अगर हम ब्रेक डाउन करें तो व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट. ये रोटी सब्जी चावल दाल सब चीजें ब्रेक डाउन हो सकती हैं. सो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स ऑफ फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. एक बार देख लेते हैं कि हेल्दी हार्ट डाइट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारी. सो हमारी जो नॉर्मल डाइट है, जो हेल्दी हार्ट होनी चाहिए, इट शुड बी हाई इन फाइबर कंटेंट, हाई इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. एंड जब मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बोल रहा हूँ तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन लीफी थिंग्स खानी है, ग्रीन थिंग्स खानी है. नो, इट शुड बी रेनबो डाइट. आपको सारे तरह के रेनबो डाइट का मतलब यही है कि सारी तरह की चीजें खानी है. मतलब एवरी कलर easily put up, every color fruits and should be included. High in omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids usually fish में हो गया, walnuts में हो गया, इन सब चीजों में, अखरोट में, fish में होता है. यार उनका अच्छा रोल है कार्डियो प्रोटेक्शन के लिए. लो इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट. अभी हम आगे देखेंगे किस चीजों में ट्रांस फैट होता है. लो इन सोडियम, लो इन शुगर, लो इन कोलेस्ट्रॉल, लो इन अल्कोहल और बेस्ट अल्कोहल फ्री रहे. And it should be a calorie balanced diet to support a healthy weight. जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उसके हिसाब से कैलोरी आपकी इनटेक आपका होना चाहिए. अगर नॉर्मल सेडेंटरी उसके हिसाब से देखा जाए सो इट्स अराउंड 2000-200 के आसपास की कैलोरी इनटेक होना चाहिए. अगर थोड़ा बहुत वॉक करते हैं तो इट कैन गो अप टू 2400. स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स और शुगर से. तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. जो भी हम डाइट ले रहे हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद जो शुगर फ्रीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स शुगर्स. तो सिंपल शुगर्स क्या होते हैं? सिंपल शुगर्स आर सिंपली विच आर ब्रोकन डाउन वेरी इजीली एंड दे कैन डाइजेस्ट वेरी सून. और कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है. अब फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि बिकॉज सिंपल शुगर्स आपके जल्दी से एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जल्दी से डाइजेस्ट हो जा रहे हैं, दे विल कॉज ए स्पाइक इन योर ब्लड शुगर. एनर्जी का सर्ज आएगा, स्पाइक इन ब्लड शुगर आएगा और आपकी शुगर फिर जल्दी से फिर नॉर्मल लगेगी. कुछ टाइम बाद आपको दोबारा भूख लगने लग जाएगी. कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स वो है जिसको कि डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है. तो एक सस्टेन लेवल तक आपको एनर्जी देगा. कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्वल अमाउंट, अगर 7 मिनट में एक कटोरी आपने सिंपल शुगर कर लिया और एक कटोरी आपने कॉम्प्लेक्स शुगर कर लिया,
तो आप 1 कटोरी सिंपल शुगर लेंगे, आपकी शुगर बहुत बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, एंड फिर वो 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी। मैं शुगर बोल रहा हूँ तो शुगर लिटल से नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से मतलब है उसका, है ना। अगर आपने वही 1 कटोरी कॉम्प्लेक्स का लिया तो आपकी शुगर एकदम से शूट अप नहीं करेगी, एक प्लेटू पे जाकर के एक लिमिट पे जाके रहेगी और आपको 4 घंटे बाद भूख लगेगी। तो बेटर क्या है, 2 घंटे में भूख लगे, 4 घंटे में लगे, सस्टेन होना चाहिए आपका। जब आपको जो खाएं आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखे, वो बेटर होता है। सो कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर ऑलवेज बेटर। सिंपल लिखते हैं सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किसको होते हैं। सिंपल कार्ब जैसे ये व्हाइट ब्रेड हो गई, फ्रेंच फ्राइज हो गए, डोनट्स, चॉकलेट्स, कुकीज, फ्रूट जूसेस, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीजों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। कॉम्प्लेक्स इसमें है, कॉम्प्लेक्स जैसे ग्रेन्स हो गए हमारे, ब्राउन ब्रेड हो गई, ये आपके फ्रूट्स हो गए। देखिए डिफरेंस है इसमें, इधर फ्रूट्स इधर है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में है, और सिंपल कार्ब्स में आपके जूसेस है। थोड़ा सा फर्क इसका पड़ जाता है बिकॉज फ्रूट्स में आपको फाइबर ज्यादा मिल जाता है, तो उनका सस्टेन लेवल ज्यादा हो जाता है। इसलिए फ्रूट्स आर ऑलवेज बेटर देन फ्रूट जूसेस। लिस्ट देख लेते हैं एक बार क्या क्या होता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो रेड में लिखा हुआ है, मतलब नहीं लेना है या मिनिमम लेना है। व्हाइट ब्रेड, पास्ता, यहाँ बता दूंगा पास्ता जो नॉर्मल मिलता है, अगर होल ग्रेन पास्ता ले रहे हैं दैट इज ओके। व्हाइट राइस, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, मेनी ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स लोग बहुत लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स में सिंपल शुगर्स होती हैं, कॉर्नफ्लेक्स आर नॉट एक्चुअली वेरी हेल्दी, ओके। म्यूसली इज अ बेटर ऑप्शन। पिज्जा डो, स्वीट डेजर्ट्स एंड वाइट फ्लावर्स जिसको मैदा बोलते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको हमको अवॉइड करना है। क्या ले सकते हैं हमारा सिंपल व्हीट, बार्ली, ओट्स, राई, मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब चीजों के लिए, ब्राउन राइस, नट्स एंड लेग्यूम्स जैसे कि चिकपीस हो गया, सोयाबीन्स हो गई, दालें हो गई, किडनी बीन्स, राजमा हो गया, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, ड्राई फ्रूट्स, ब्राउन ब्रेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। तो दीज आर टू बी टेकन, ग्रीन लिखा हुआ है, ऐसा आपको लेना है, ठीक है। अवॉइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स and take foods rich in complex carbohydrates. This was something about carbohydrates. Next component था हमारा proteins. अब बॉडी में प्रोटीन आने के 2 सोर्स है। देयर इज वन जो हमको मिलता है वो एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। अदर इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में क्या होगा, एनिमल सोर्स में मीट्स हो गए, एग्स हो गए, मिल्क हो गए, ये सारी चीजें हमारे एनिमल सोर्स है। इसमें आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, जैसे एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, प्लांट सोर्स के ज्यादा बेटर माने जाते हैं। रीजन भी कि एनिमल सोर्स साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी सोर्स होता है। एनिमल सोर्स से जो भी हमको प्रोटीन मिलता है, जो भी फूड मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट सोर्स में से कोलेस्ट्रॉल का सोर्स नहीं मिलता। रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, एग्स, मिल्क, लेंटिल्स, दाल, मटर, सोयाबीन एंड सोया मिल्क, चना, राजमा, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ओट्स, नट्स, काला चना, बकव्हीट, जो कुट्टू काटे व्रत वगैरह में बहुत खाते हैं। सो दीस आर ऑल रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर बेटर देन प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। नाउ वी कम टू फैट्स एंड ऑयल्स। तो जो फैट्स एंड ऑयल्स ले रहे हैं, सो वी हैव टू लिमिट सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट्स कहां से मिलता है? सैचुरेटेड फैट्स हमें फैटी मीट, होल मिल्क, जैसे स्किम मिल्क यूज करें तो ठीक है, होल मिल्क जो होता है वो होता है, बटर, क्रीम, these are sources of saturated fats, और ये हमको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फूड रिच इन ट्रांस फैट वो होते हैं जो कि फ्राइड फूड होते हैं, ठीक है। जैसे हम हमसे जंक फूड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बर्गर पिज्जा ही जंक फूड है, समोसा भी उतना ही हार्मफुल है, ठीक है, बड़ा भी उतना ही हार्मफुल है। कोलेस्ट्रॉल, लिमिट कोलेस्ट्रॉल, इतना नहीं कि बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, तो लिमिट कोलेस्ट्रॉल। तो फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड एग योक, फैटी मीट, होल मिल्क, चीज एक्सेट्रा। ईट मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसा पहले बताया आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये हार्ट में हेल्थ के लिए हेल्दी होते हैं। दे आर फाउंड इन फिश, वॉलनट्स, कैनोला एंड सोयाबीन ऑयल।
एक बड़ा कॉमन है कि कौन सा ऑयल हमें चूज करना चाहिए, कौन सा ऑयल में खाना बनाए, ऑलिव ऑयल ले, ये ऑयल ले, वो ऑयल ले। सो ऑयल्स जैसे फॉर्टिफाइड एड्स में भी दिखाते हैं, न्यूफा एंड टूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें ये होते हैं, दिस आर गुड। न्यूफा इज बेटर देन टूफा। जो प्रेफरेबल होता है इंडियन आईसीएमआर के हिसाब से, जो प्रेफर करना है वो ऑयल विच हैज मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस लिनोलेइक एसिड साथ में मिक्स्ड है, दैट इज तो आइडियली जो है आईसीएमआर हमारे इंडिया में जो गाइडलाइन देती है उसके हिसाब से मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो हम यूज करते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, राइस ब्रांड ऑयल और सोयाबीन ऑयल कैन बी यूज्ड, आइडियली शुड बी यूज्ड ऑन रोटेशनल बेसिस। एक महीने आपने मस्टर्ड ले लिया, राइस ब्रांड ले लिया, सोयाबीन ऑयल ले लिया, आइडियली एक महीने करके चेंज करके यू हैव यूज ऑफ बटर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल शुड बी मिनिमाइज। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो नॉर्मल ऑयल होते हैं उसके अंदर थोड़ा हाइड्रोजन कंपोनेंट मिक्स करते हैं कि चीजें लंबे समय तक रहें, जैसे ये हमारा डालडा वनस्पति वगैरह में होता है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, बटर डालडा ऐसी चीजें अवॉइड करनी है। अब इंडिया में घी का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि घी खराब होता है। इनफैक्ट स्टडीज हुई हैं जो उसमें ये दिखाया गया है कि घी के यूज से लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा नहीं है, कम ही हुआ है। जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेसिव यूज करने की नहीं है, बट मॉडरेशन में घी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बिल्कुल अनहेल्दी या शर्म करने वाला नहीं है। बटर आप शर्म करिए, घी आप यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड रीयूजिंग ऑयल्स, ये सबसे है कि रीयूज नहीं करना है या रीहीट नहीं करना है। रीयूज से बेटर है कि रीहीट, दोबारा गर्म करके एक बार यूज किया आपने उसको थ्रो कर दीजिए। सोडियम जो सॉल्ट हम लेते हैं, ये देख के किसी को खाने का मन करे तो खाना नहीं है, यही बताया हुआ है इसमें। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल 1500 mg पर डे से कम लेना है। एक रफ एस्टिमेट दूं अगर आपको, तो 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जो है, तो 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट में 600 mg के आसपास सोडियम होना है। तो लगभग ये 2.5 मतलब ये 3/4 टीस्पून आपको एक दिन में यूज करना है। अब ये पर पर्सन है, घर पे डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो नॉर्मल रूल ऑफ थंब ये होता है कि जो नॉर्मल खाने में आपके घर में सॉल्ट पड़ रहा है वो इस्तेमाल करिए। उसके अलावा अनकुक्ड सॉल्ट, मतलब कच्चा नमक या टेबल सॉल्ट है, वो टोटली अवॉइड करिए। जो हमारे किसी के यहाँ पे इंडिया में इतना नहीं होता कि बहुत एक्सेसिव नमक पड़ा हो, तो नॉर्मल जो खाना बन रहा है वो आप खाइए। बिल्कुल ब्लैंड नहीं खाना, ऐसा नहीं कि बीपी हो गया, नमक हल्का उल्टा, ब्लैंड खाना है। ब्लैंड खाना नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाइए। एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो अवॉइड कीजिए, अनकुक्ड अवॉइड कीजिए, टेबल सॉल्ट अवॉइड कीजिए, अचार चटनी पापड़ अवॉइड करिए। सॉल्ट ऊपर से सैलेड्स में, फ्रूट्स में, इन सब में डालना अवॉइड करिए। नॉर्मल सॉल्ट इज ओके। आजकल बड़ा ट्रेंड है फ्रोजन फूड्स, कैंड फूड आइटम्स, इनफैक्ट बीन्स एंड ये सब चीजें आती हैं, सो दे आर अनहेल्दी। उसमें एक्चुअली जो प्रिजर्वेटिव होता है उसमें सोडियम कंटेंट हाई होता है। अगर आपको लेना ही है तो चूज अ लो सॉल्ट। प्रिजर्वेटिव जैसे आप मार्केट में जाएंगे प्रिजर्वेटिव वाले, उसमें तो देयर इज अ लो सॉल्ट ऑप्शन, उनका ढूंढने के तो मिल जाएगा, फिर वो यूज करिए। अदरवाइज प्रिजर्व फ्रोजन फूड्स अवॉइड करिए एंड गो फॉर फ्रेश थिंग्स। फूड पिरामिड हमारा आईसीएमआर देता है, एडिक्वेटली कंज्यूम करना है सीरियल, लेग्यूम, बीन्स, डेयरी फ्रूट्स खूब खाइए। वेजिटेबल्स इसके नेक्स्ट स्टेप पे है, लिबरली खाइए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके ऊपर है आता है जो हमको मॉडरेट कंजम्पशन रखना है, एनिमल सोर्स फ्रूट्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑयल्स। एंड बिल्कुल स्पेरिंगली, सबसे कम अवॉइड करना है जो चीजें वो है आपकी हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाई इन शुगर्स एंड साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है एंड बी फिजिकली एक्टिव। What are our final take home messages? Take a calorie balanced diet, exercise regularly, avoid junk food, processed food, frozen or canned food. I repeat again, अगर frozen और canned food ही खाना है तो go for low sodium option, and sugars भी होती हैं जो fruits होते हैं canned वाले, उसमें तो avoid that. Prefer whole grains as compared to processed grains. Avoid excessive animal proteins. Avoid butter, hydrogenated oils and animal fats. Restrict uncooked salt and table salt. Eat in moderation, excessive नहीं खाना. Thank you. बहुत साफ लफ्जों में विशाल ने
फूड में क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना, मगर आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर भी लास्ट में। क्योंकि मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं और हम लोग नए रिस्क फैक्टर्स, नई चीजें देख रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट एक चीज ये आया कि आपका हार्ट जो है माउथ से कनेक्टेड है। If your dental hygiene is not good, your heart can be affected. और इसका proof, Shreya is a dentist and a superintendent, and she has presented beautifully. And I'll request Shreya to very briefly say that why dental hygiene is important for a safe and healthy heart. It's a very important information that all of us must. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Dr. Shreya Srivastava, dental surgeon, Divine Heart Hospital. So इतना हार्ट के बारे में सुनने के बाद दांत तो बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, क्योंकि इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं, कैसे कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ देंगे। तो ये दो पार्ट में है, एक साइंटिफिक कनेक्शन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है डेंटल प्रैक्टिस पे। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट आपके सामने रखना चाहेंगे। इफ योर आईज आर द विंडो टू योर सोल, देन योर माउथ इज अ मिरर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि आजकल जितने रिसर्चेस हुए हैं, अब ये आ गया है कि डेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके काफी कनेक्शन है, चाहे वो आपके गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो, न्यूरो प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो बाकी सारे प्रॉब्लम से कैसे कनेक्शन है उस पर नहीं, आज हम हार्ट से ही आपके कैसे कनेक्टेड है, क्यों डेंटल हेल्थ भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे एक रिपोर्ट आई थी जनरल सर्जन की यूएसए में, जिसमें ये प्रूफ किया गया, और क्यों कैसे प्रूफ किया गया है, जितने भी डेंजर्स हैं पुअर ओरल हेल्थ की, आप देखते होंगे ना, बिल्कुल दांत खराब है, कैविटी हो रही है, गम्स नहीं ठीक है, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें बैड ब्रेथ प्रॉब्लम है, हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है, खाते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो ये सारे आपके डेंजर्स हैं पुअर हेल्थ के। और अगर हम हार्ट की बात करें तो ओरल हेल्थ में सिर्फ गम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके हार्ट डिजीजेस से कनेक्टेड है। गम प्रॉब्लम्स को हम पेरिडोंटाइटिस भी बोलते हैं, पेरिडोंटल डिजीज। तो पेरिडोंटल डिजीज क्या है, जब आपके टीथ हेल्दी होते हैं तो आपके गम्स बिल्कुल स्ट्रांग है, आप देखते हैं ना, मसूड़े बिल्कुल टाइट होते हैं, दांत से बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं सारी चीजें। कई लोग अर्ली स्टेजेस में कंप्लेन करते हैं कि हम जब ब्रश करते हैं तो हमें ब्लीडिंग होती है, या कुछ खा रहे हैं तो ब्लीडिंग है, गम ब्लीडिंग हो रही है। सो वो स्टेज बोलते हैं हम जिंजिवाइटिस की। वो आपकी एक स्टार्टिंग एज है, पेरिडोंटाइटिस स्टार्ट हो, मतलब वो एक इंडिकेशन है कि आपको गम प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर एक स्टेज आती है जब गम्स इतने ढीले हो जाते हैं कि आपके दांत हिलने लगते हैं या फूड लॉजमेंट होने लगता है, सारी चीजें। देखिए, ये जो पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है ये दो तरीके से होती है। एक फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल मतलब विद एज आपका जो गम्स है वो रेसेशन होगा ही, उनकी पोजीशन नीचे आएगी ही, लूजनिंग होगी ही, तभी आपके दांत गिरने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो अलग है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू योर हार्ट। अब कैसे, क्योंकि आपने सुना होगा कि सर लोग बोल रहे थे कि जब हम वॉल्व की बात करते हैं या ब्लॉकेज की बात करते हैं, तो ब्लॉकेज क्या है, सिंपल लैंग्वेज में कचरा है ना, जो वॉल्स है उसमें जो कचरा रखता है या जो आर्टरीज है उसमें जो कचरा, उसका कनेक्शन क्या है, उन कचड़ों में 45 से 48% जो बैक्टीरियाज मिले हैं, जो पैथोजेंस मिले हैं, वो ओरल पैथोजेंस है। इसीलिए गम प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। कैविटी वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो उनका आइसोलेशन नहीं हुआ है, तो अगर कभी आपको कैविटी हो रही है, आरसीटी हो रही है, तो दैट इज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गम प्रॉब्लम्स अगर आपको है, सो दैट इज closely related to your heart health.
अब इसमें कई स्टडीज भी हुई हैं ओवर द पीरियड, जिसमें ये फाइनली ये बोला गया है कि पोटेंशियली जो आपके गम डिजीजेस हैं दे हैव द पोटेंशियल, और वो एक रिस्क फैक्टर, जैसे अभी तक है ना कि अगर आपको हाइपरटेंशन है, आप डायबिटिक हो, तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर कि आपको आगे चल के हार्ट डिजीज हो सकती है। अब उन रिस्क फैक्टर्स में डेंटल हेल्थ, पेरिडोंटल हेल्थ भी इंक्लूड कर दिया गया है। और बाहर की कंट्रीज में तो इवन अब डेंटल क्लियरेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। इवन अभी यहाँ हमारे यहाँ SGPGI वगैरह में भी डेंटल क्लियरेंस है। सो डेंटल क्लियरेंस का क्या रोल है, क्यों डेंटल क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे। तो अब जैसे आप ये देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और पेरिडोंटल डिजीज को, तो पेरिडोंटाइटिस रिस्क फैक्टर हो गया। ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, उन्होंने ये 2015 में ये आर्टिकल निकाला। इसीलिए अब्रॉड में डेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी डेंटल पेरिडोंटल हेल्थ पे फोकस किया है, एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी ये प्रूव किया है कि पेरिडोंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो इसीलिए WHO ने, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने 2018 में ये कोट किया कि पुअर ओरल हेल्थ इज एसोसिएटेड विद पुअरर हार्ट हेल्थ। क्योंकि जो भी वॉल्व के, स्पेशली वॉल्व के पेशेंट्स के साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसी जो डिजीजेस होती हैं, उसमें ये देखा गया है कि जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं उनकी ओरल हेल्थ हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड ही रही। इसीलिए ओरल पैथोजेंस, उन ब्लॉकेजेस के जो उनका जो हम वेजिटेशंस बोलते हैं, जो कचरा बोलते हैं, उसमें सारे ओरल पैथोजेंस हमें मिले। अब हम बात करते हैं डेंटल क्लियरेंस की। तो ये तो हुआ साइंटिफिक कनेक्शन हमने बहुत डीपली और वैसे नहीं लिया है, क्योंकि इट्स अ पब्लिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये आपको बस एक जानने की जरूरत है कि बाहर क्या चल रहा है। हम मुंह के बारे में नहीं सोचते, डेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, हम तभी डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं जब आपके या स्वेलिंग हो जाए, या पेन हो जाए, या आप बिल्कुल खा नहीं पा रहे हैं, या टेस्ट खराब हो रहा है, या जो। लेकिन नहीं, आपको अपने ओरल हेल्थ की भी उतनी ध्यान रखना है, उसको भी उतना तवज्जो देना है जितना हम बाकी चीजों को, बाकी अपने पार्ट्स को देते हैं। तो साइंटिफिक कनेक्शन वाला पार्ट एक था। अब आता है कि डेंटल प्रैक्टिस में उसका क्या होगा। जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, तो अगर आपको कोई भी डेंटल डिजीज है, तो आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, डेंटल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो डेंटल क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो ऑन मेडिकेशन होते हैं, चाहे आपकी सर्जरी हुई हो, सर्जरी करवा के भी, पोस्ट सर्जरी भी आपकी मेडिकेशंस चलते रहते हैं। उसमें एक मेडिकेशन होती है आपकी ब्लड थिनर्स की, खून पतला करने की दवाई ऑलमोस्ट सबको प्रिस्क्राइब की जाती है। 99% पेशेंट्स हार्ट के जो होते हैं, स्पेशली हाइपरटेंशन वगैरह के, उनको ब्लड थिनर रहते हैं। अब मान लीजिए उन पेशेंट्स को दर्द हुआ, स्वेलिंग हुई, अब वो ऐसे स्टेज, जनरली ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे स्टेज पे आते हैं जब एक्सट्रैक्शन ही ज्यादातर ऑप्शन रह जाता है। अब आप ब्लड थिनर पे हो और हमें एक्सट्रैक्शन करना है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ब्लड थिनर पे होते हो, और हार्ट के पेशेंट्स सालों साल ब्लड थिनर्स पे रहते हैं, तो जब आप ब्लड थिनर पे हैं तो एक्सट्रैक्शन करना डिफिकल्ट होता है, बल्कि एडवाइजेबल ही नहीं। तो उस समय हमें आपका जो ब्लड थिनर है वो रुकवानी पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो भी सारे, हमारे यहाँ तो अब ज्यादातर पेशेंट्स डेंटल के हार्ट वाले ही आते हैं, और उनके साथ वही होता है, ब्लड थिनर चल रही है तो एक्सट्रैक्शन है, कैसे करें, क्योंकि बाहर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए डेंटल क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट स्पेशली उनके लिए है, अगर आपकी हार्ट सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले, इवन अब हमारे पास अपोलो मेदांता के भी जो हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स हैं आ रहे हैं, वहां से भी सर्जन भेजते हैं। क्यों? अगर आप पहले ही देख लीजिए, अगर कोई भी एक्सट्रैक्शन होना है, कोई RCT होना है, कोई भी ट्रीटमेंट होना है, वो आप ट्रीटमेंट करके क्लियरेंस दे के फिर वो सर्जरी के लिए आगे लेते हैं पेशेंट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि विद इन 3 months ऑफ सर्जरी उनके लिए ब्लड थिनर्स रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारे लिए करना मुश्किल। और डेंटल पेन हर किसी ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा,
कोई भी पेन बहुत पेनफुल होता है तो वो भी सहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो जनरली होता है टर्मिनल डिजीज पे होता है, तो जब तक आप दवाई खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तब तक तो ठीक है, जैसे ही उसका इफेक्ट किया फिर आपको पेन होता है। तो एक वो स्टेज आ ही जाती है कि हमें एक्सट्रैक्शन करना ही करना, तो उसके लिए डेंटल क्लियरेंस का होना बहुत जरूरी है कि अगर आप सर्जरी जा रहे हैं, इवन आपके लिए भी है, अगर कभी किसी को सर्जरी एडवाइजेबल होती है, जो भी सारी चीजें हैं, तो उसमें डेंटल क्लियरेंस मस्ट आप पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि 3 मंथ का टाइम बहुत होता है, उसमें कब स्वेलिंग आ जाए आपको, कब कौन सी कैविटी हो जाए, कब एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाए, तो उसमें आप भी परेशान होते हैं, सर्जन भी परेशान, और डेंटिस्ट तो परेशान, वो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते आपकी। तो इस तरीके से कई बार साइनस ओपनिंग हो जाती है, मतलब आप इतना इन्फेक्शन, हमने बहुत इवन अभी भी देखा, कई पेशेंट्स होते हैं उनमें कैविटी हुई, रखे हुए हैं, सड़ गई, क्राउन निकल जाता है, लेकिन जो रूट है वो रह जाता है। तो रूट को कोई एक्सट्रैक्ट नहीं करवाता कि चलो जो खराब था, सड़ा हुआ दांत था, वो तो निकल गया, हो गया काम, और आपका काम भी चल रहा है, लेकिन वो रूट, जो इन्फेक्टेड रूट आपके गम्स में रह गई है, वो फिर अंदर ही अंदर आपके गम्स को पूरा खराब कर देती है। खराब करके जब बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग केस हो जाता है वो, तो कई बार ये साइनस ओपनिंग हो जाती है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ये पूरी साइनस ओपनिंग हुई, सिर्फ रूट बची थी, इनका टूथ जो था वो कैविटी से निकल गया था, तो इनकी ये पूरी साइनस ओपनिंग हुई। हार्ट पेशेंट थे, एक्सट्रैक्शन ही एडवाइजेबल था, लेकिन एक्सट्रैक्शन कर नहीं सकते थे क्योंकि ये ब्लड थिनर पे थे, तो फिर इनको एडमिट करके, इसमें एक टेस्ट होता है PTINR का, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का, उसकी वैल्यू हमें PTI 1.5 चाहिए होती है। जनरली जब आप ब्लड थिनर्स खा रहे होते हैं तो आपकी वो वैल्यू 2.7, 3.2, 2.5 ऐसे चलती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके क्लॉटिंग, ये जो INR है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, तो ये वैल्यू जो है ये बढ़ी हुई होती है जितने भी आप ब्लड थिनर्स पे होते हैं, और एक्सट्रैक्शन के लिए हमें वो 1.5 तक चाहिए वैल्यू, उसी पे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट्स आते हैं जिनका जो ब्लड थिनर पे है, जिनका एक्सट्रैक्शन, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन के गाइडेंस में उनकी वो ब्लड थिनर रुकवाते हैं। 2 दिन से ज्यादा जनरली हमें टाइम मिलता नहीं है, दिया नहीं जाता, तो 2 दिन में उनकी वैल्यू अगर हमें 1.6 भी मिल जाती है तो हम फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको अंडर 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, फिर उनकी एसिट्रोम अपने सामने, जो भी ब्लड थिनर वो खा रहे हैं अपने सामने स्टार्ट करवाते हैं, सो डैट अगर कभी ब्लीडिंग हुई भी तो हमारे सामने हो, उसको मैनेज किया जा सके। तो ये बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तो जब आपकी सर्जरी हो जाती है, फिर जब ये चीजें आती हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट एज वेल एंड फॉर द सर्जन्स एंड डेंटिस्ट। तो ये चीजें हम इसीलिए बता रहे हैं कि ये अवेयरनेस होना बहुत है। तो ये सारे केसेस वही हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस केसेस, नॉर्मल केसेस तो डेंटल के हो ही रहे, जो नॉर्मल RCT वाले केसेस हैं, फिक्स्ड आपका होता है, क्राउन प्लेसमेंट वाला है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन दिस इज, जब यहाँ आज हार्ट की बात हो रही है और इसके लिए, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि हम लिटरली अपने दांतों की इतनी केयर नहीं करते, और प्रोफाइल एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ट पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो प्लीज साल में एक बार प्रोफाइल एक्सेस क्लीनिंग जरूर करो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये सारे केसेस वही हैं जहां पे हमने एक्सट्रैक्शन, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का बिल्कुल डायरेक्ट रोल हो जाता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, तो अगर थिनर में होंगे तो कई बार वो ब्लीडिंग स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए डेंटल का रोल आपके हार्ट कनेक्शन से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, क्योंकि जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो बहुत, एक तो पेन में होते हैं और कई बार हमें हेल्पलेस वो हो जाता है। तो डेंटल क्लियरेंस, आप अपने आसपास के लोगों को भी, अगर आपके आसपास कोई सर्जरी पे जाए जो भी, तो प्लीज डेंटल क्लियरेंस के लिए उनको आगे बताएं, और फिर इस पे तो बाकी सारी चीजें, क्राउन प्लेसमेंट और जो भी आगे के वो है, वो सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन इसको आप लोग जरूर ध्यान। तो टेक होम मैसेज यही है कि ओरल हेल्थ जो है वो आपके टोटल हेल्थ को इन्वॉल्व करता है, बाकी चीजों को हम अभी कवर नहीं कर सके, कि ऐसे प्रेग्नेंट लेडी में भी
प्रेगनेंसी में भी आपकी ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। थैंक यू। लुबे लुबाब ये है कि मुंह में दांत 32 है तो दिल एक है, इसलिए उस एक की चिंता करते हैं, 32 की चिंता नहीं करते कि उसमें एक आध खराब भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मोटे तौर पे ये कहूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते कि साहब मैंने न तो सिगरेट पी, न मैं ब्लड प्रेशर, न मुझे डायबिटीज कुछ, फिर भी मुझे दिल का क्यों तकलीफ हो गई। तो ये देखा गया है कि माउथ इज अ प्लेस ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। यहाँ पे इन्फेक्शन पड़ा रहता है और न बुखार आता है न कुछ होता है, खाली कभी हल्का फुल्का दर्द है जिसको आपने केयर नहीं किया। और हार्ट डिजीज हैज समटाइम्स बीन रेफर्ड टू और रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन आल्सो। जिसने कुछ नहीं किया उसको भी हार्ट अटैक कहाँ से आ गया, तो कुछ ना कुछ तो है कहीं पे। इसलिए ये हमने कोशिश ये की कि भाई कम से कम आपको प्रिवेंशन की जो डाइट की बातें हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की और हार्ट के समय के लिए इम्पोर्टेंट है कि समय से उसका इलाज करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि दांत का भी लुक आफ्टर उतना ही जरूरी है जितना और चीजें हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को सवालों का जवाब दूं, मैं खाली 3 मिनट लेना चाहता हूँ, 2 मिनट या 3 मिनट, कि जो मैंने प्रेजेंट किया था चौथा कि एक आदमी आपके सामने कोलैप्स हो गया। अक्सर देखा होगा कि बैठे हुए आप कहीं मार्केट में है, टाउन में है, घर में है, किसी का रिलेटिव है, हस्बैंड है, वाइफ है, उठे और कोलैप्स हो गए। अब कोलैप्स हो गए तो आप भाग दौड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं। अरे भाई सबसे पहले उस कोलैप्स आदमी को देखो, उसकी मदद अगर करोगे तो हो सकता है मरीज बचा ले। हेल्प तो कॉल करनी चाहिए। तो 3 minutes to life means that you have to do something to save that person who has collapsed. What you should do, it is called as basic life support, BLS, basic life support, and for that I think every citizen in this country should have a big experience of basic life support. वो हम भी आपको दिखाते हैं कि कैसे कर रहे हैं। मुकेश्वर, ये पेशेंट कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होने के बाद आपको क्या आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा कि कोई आदमी ऐसे कोलैप्स पड़ा हुआ है, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपके सामने जो है कोई थे और सडनली गिर गए। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गिर गया तो उसका हार्ट ही बंद हो गया। तो थोड़ा सा उसको हेलो कैसे यदि है उसका हार्ट चल रहा है तो रिस्पॉन्स आएगा उसका। भाई कोई सांप निकला हुआ है, आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसको पकड़ना, हेलो कैसे है, क्या हुआ, हार्डली 3-4 सेकंड पहले 10 सेकंड के अंदर ये काम करना है। जैसा इन्होंने बताया कि 2-3 सेकंड कंधा टैप करके पूछा, जो भी नाम हो आपके, XYZ, ब्रदर हो, पति हो, फ्रेंड हो, जो भी फलाना, सुनिए कैसे हैं, कैसे हैं, नाम पे कैसे हैं। और उधर से अगर कोई जवाब नहीं आया तो आप समझ गए कि ये मरीज इसको कार्डियक कॉन्शियस हो गया, कहीं ना कहीं इसको कार्डियक अरेस्ट ऐसा कुछ चीज हो गई। तो कर लिया, नहीं आया, अब क्या करना है, आप बोलिए हेल्प। आप इसको छोड़िए मत, बट ये भी सही है कि अकेले आप नहीं कर पाएंगे, तो काम करते हुए आप बोले हेल्प हेल्प, जो भी घर में आप कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो, चिल्लाना है और लोग आ जाए, बट आप नहीं बैठेंगे। अब क्या करना है, आपने देखा कि हेलो हेलो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये पकड़िए इस तरह से, पहले उसका सुनो ऐसा चेस्ट दोनों से चेस्ट कमीशन से पहले, तो इस तरह करिए। एक बोन होती है बीच में, बोन का जो निचला हिस्सा होता है उसको यहाँ पे रखिए इस तरह से, इस तरह करके फास्ट करिए। आप काउंट नहीं कर सकते, जो है कि आपको इसका 90 बार देना है, छोड़ दीजिए, काउंट नहीं करना है, बट एज फास्ट एज, और डीप बहुत नहीं करना है। ये आपको इस तरह करना है, मूवमेंट यहाँ नहीं होगा, मूवमेंट आपके शोल्डर पे होगा। देखिए ये हुआ, ऐसे कर रहे हैं, इसी तरह एक गलत तरीका है, ये हाथ सीधा हुआ है पे, देखिए कम से कम 3 से 4 इंच हार्ड को मूवमेंट यहाँ हो रहा है ना, मूवमेंट ऐसे हो रहा है, इससे इफेक्टिव नहीं होगा। ये करना है, दिस इज बेकार है। फास्ट किया, हर 30 दबाने के बाद इसके बाद थोड़ा सा इसको ब्रेक करना है,
इसको ब्रीथ कैसे करेंगे, हल्का सा चेस्ट चिन को अपवर्ड करिए, इसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है, नाक बंद करके इस तरह करके और 2 बार फुला दीजिए 30 टाइम्स। यदि आप अकेले हैं तो 30 टाइम्स आपने कंप्रेस किया और फिर ब्रीथ किया। और कोई आ गया है, ठीक है, आपको आप ये करते रहिए, इसको आपको रुकना नहीं है, और उसको एटलीस्ट 1 मिनट में 5 से 7 बार उसको ब्रीथ करना है। हम बात रहे हैं जो आपके जो है लगातार नहीं करना है, ब्रीथ के लिए 1 मिनट के लिए आप सेवा भी कर रहे हैं, दैट्स एनफ है। आप अकेले हैं, 30 टाइम्स आपने कंप्रेस किया, करने के बाद फिर आकर के 2 टाइम ब्रीथ दिया, फिर 30 टाइम कंप्रेस किया, इस तरह करते रहना है। और दूसरे लोग होंगे हेल्प के लिए बुला लीजिए, एम्बुलेंस कॉल करेंगे और लोग आ जाएंगे। ये हो गया बेसिक लाइफ सपोर्ट। it is a basic life support means you have to keep the heart pumping and you have to keep the airways clean. लंग में ऑक्सीजन पहुंचाना है और हार्ट को पंप करें ताकि ब्रेन में ब्लड जाता रहे। अगर 3 मिनट तक ब्रेन में ब्लड नहीं गया तो ब्रेन डेथ हो जाती है, और वो ब्रेन डेथ फिर कभी रिकवर नहीं करती, उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। इसलिए हम सबों को ये मालूम होना चाहिए, पहला काम थपथपाया, हेलो हेलो हेलो, नाम पूछा, 3 सेकंड 4 सेकंड, अगर उससे कोई जवाब नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि ये कार्डियक अरेस्ट हो गया। देन अपनी उंगली को ऐसे फंसा करके और चेस्ट के ऊपर रख करके शोल्डर से दबाते रहिए, तब तक आप शाउट कीजिए, बिकॉज अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू शाउट इट आउट फॉर पीपल टू कम एंड हेल्प यू एंड रिंग द एम्बुलेंस, सो दैट जब तक की मेडिकल सर्विसेज नहीं एलाइज होती, चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट, यू कीप दिस प्रोसेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कभी-कभी 30-40 मिनट तक। तो जिंदगी बचाने का यही एक तरीका है, और इसके लिए केवल हमारे पास 3 मिनट है। इसलिए हर यंगस्टर, हर स्टूडेंट, हर लेडी, हर जेंट्स को कम से कम, पता नहीं कब किसको किस वक्त कब मौका लग गया, क्या सिचुएशन हो गया, यू कैन सेव योर लाइफ। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। कुछ नहीं है इसमें, कीप द हार्ट पंपिंग, कीप द हार्ट। ऐसा नहीं कि ये केवल इतना ही बात है, अभी पहले की बात है, जस्ट एक 2 पेशेंट थे, पेशेंट कोलैप्स हुआ और मुझे कॉल किया, वीडियो कॉल पे लोगों ने रिवाइव किया पेशेंट और हमारे अस्पताल तक आए। ऐसा नहीं कि काफी बात है, सब चीजें हो रही है, आप भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली नॉट एवरी टाइम, बट आप यदि 10 बजे स्टार्ट करेंगे उसमें से हम 2-3 बचा सकते हैं। ये 10 को 10 नहीं बच सकते, ठीक है, टाइम नहीं होता है, बट इतना मान चलिए कि 10% यदि इसमें है और आपने टाइमली इंटरवेंशन किया है, उसमें से 2-3 बचेंगे ही बचेंगे। इतना इम्पोर्टेंस लिटिल टेक होम मैसेज फॉर टुडे फॉर आवर फ्रेंड्स, और अपने आपस में भी लोगों को बता दें कि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का ये जो है, गर्दन को सीधी की ताकि टंग न फॉल करे, मरीज को थपथपाया, कोई जवाब नहीं आया, 2 सेकंड गर्दन पे हाथ रखे, अगर कोई पल्स नहीं फील हुई, स्टार्ट प्रेसिंग द हार्ट एटलीस्ट 3 to 4 मिलीमीटर। पेशेंट जमीन पे लेटा हुआ है तो जमीन पे, फिर उसको बिस्तर पर रखने की जरूरत नहीं है, हार्ट बेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गद्दे के ऊपर है तो आपका प्रेशर सब गद्दे पे चला जाए, तो बेटर अगर फ्लोर पे है तो डू विद द हार्ट until some emergency arrive, until some medical services arrive। और लोग बाग एम्बुलेंस में भी BLS करते हुए ले जाते हैं अस्पताल में। और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, अब आपके जो भी सवाल हो इस सिलसिले में हम लोग उसके जवाब देंगे। हेलो, यंग जनरेशन में हार्ट डिजीजेस बहुत हो रही हैं, स्पेशली जिम वगैरह में सुनाई पड़ता है कि जिम करते करते बॉयज में हार्ट अटैक आ गया। तो जिम में जो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं आजकल, वो बहुत तरह के सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स। तो क्या ये इस तरह के सप्लीमेंट या ओवर जिमिंग ऐसी चीजें भी क्या हार्ट को प्रॉब्लम कर सकती हैं? और हम लोग एज अ पेरेंट्स, हम लोग को किस स्टेज पर समझ लेना चाहिए कि बॉयज में या गर्ल्स में, किसी में भी यंग जनरेशन में कुछ चीज ज्यादा हो रही है, उसको रोकना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जिमिंग, हर घर में हर बच्चे बहुत ओवर जिमिंग करते हैं, बहुत कॉन्शियस हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, जानना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए, जैसे बताया कि हार्ट डिजीज की बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा ना, पहले सोचते थे कि बुढ़ापे में हो गया, किसी को हो गया, ये तो होना ही था। अब फेमिलियल प्रोवन हो गया है कि अगर परिवार में चाचा ताऊ, फादर मदर, अंकल, 2 जनरेशन पहले भी अगर है तो वो इम्पैक्ट
बच्चों में आ सकता है। तो अगर फैमिलियल बैकग्राउंड में कुछ है ऐसा, तो उनके बच्चे 25 से 30 साल की उम्र से ही प्रिकॉशन लेना शुरू करें। तो वो प्रिकॉशन क्या है? 2 साल में एक बार अपना चेकअप करो। चेकअप में ब्लड टेस्ट, एको, TMT, अगर वो क्लियर है तो ऑलमोस्ट यू आर सेफ। और 2 साल में एक बार चेकअप कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बाकी बच्ची जो सप्लीमेंट वाली आपने बात बताई, तो ऐसा कोई सप्लीमेंट मेरी समझ में नहीं आता है। हम लोग कोरोना में इतना देखा कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काढ़ा पी लीजिए, ये पी लीजिए। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्यूनिटी बूस्ट कर दे। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सप्लीमेंट आप दे दें तो आपका हार्ट प्रोटेक्ट हो जाए। दिस ऑल बोगस, हम्बग एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग है। बच्चे क्या चाहते हैं ना कि मसल्स खूब बढ़ जाए, ये तो पता नहीं उस सप्लीमेंट में इस क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मैं नहीं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो लिखते प्रोटीन है, बस पता नहीं उसमें कुछ और भी हो सकता है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और स्पेशली इसमें यंगस्टर आ रहे हैं। होता क्या, मैम वो काम करना कम चाहते हैं कि बॉडी बन जाए 2 महीने में। उनको दिखाया जाता है ना कि ऐसे बॉडी बन सकती है। हम लोग जिम किए, पता है हम लोग साथ, जैसे आप जिम जाते हो तुरंत दूसरा बंदा आएगा, सर अभी आपकी बॉडी कम है, आपको भी सप्लीमेंट देंगे। वो सबका कॉमन ट्रेंड है। आप स्ट्रिक्टली नो बोलिए बच्चों से, बिल्कुल नहीं लेना है। उनको खाने की दीजिए, अंडा खाएं, सोयाबीन खाएं, 10 चीजें खाने खाएं। जो प्रोटीन चाहिए उनका प्रोटीन है अवेलेबल। आप सोयाबीन खाइए, अंडा खाइए, जितनी चीज होती है, आप उसको चिकन खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सप्लीमेंट देना कहीं से भी उचित नहीं है। और सेकंड चीज, सब यही बताना है कि सबकी बॉडी नहीं बन सकती है। कुछ नेचर ने बना रखा है, तो सब सलमान खान नहीं हो सकते ना कि सब सलमान खान हो जाएंगे। इसको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ना कि सबको बॉडी बन जाएगी। स्ट्रिक्टली नो। मीट प्रोटीन कम खाना चाहिए डेफिनेटली, बट यदि कोई बोल रहा है हमें सप्लीमेंट लेना है, उससे बोले मत लीजिए, आप चिकन खाइए, उससे अच्छा है। जाके आप मार्केट चीज खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप चिकन खाइए, उससे बेटर है। पता तो चिकन खा रहे हैं ना, मुझे पता नहीं क्या खा रहे हैं। यस सर, बिल्कुल जरूरी है। बेसिक जो हम लोग अपने बात कर रहे हैं, दाल और सब्जी में नमक खाना है, बिल्कुल खाना है। आपको वीडियो शो भी खा के देखिए, बिल्कुल। हम लोग फास्ट आते क्या होता है, फास्ट आते हैं साथ में जी। एक आदमी के एग्जाम्पल से साइंस नहीं चलती है, वो अलग चीज हो सकता है। एक आदमी का एग्जाम्पल बहुत चीजें होती नहीं हो सकता है। लोग खाना नहीं खाते हैं, एग्जाम्पल उसको नहीं सकते, वो अलग चीज है। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एक साइंस की बात करते हैं, तो एक आदमी से साइंस नहीं चलती। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जो न डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है, ना स्मोकिंग है, ना कुछ है, और दुबले पतले हैं और हार्ट अटैक में हो गए। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि हट्टे टट्टे तगड़े भी हैं, खा भी रहे हैं, मस्त भी हैं। और लोग चर्चिल का एग्जाम्पल देते हैं कि चर्चिल ने 90 साल तक सिगरेट पी और कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो हार्ट का मर्ज जो है कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है कि सब टाइफाइड का अगर आपने खा लिया तो टाइफाइड हो जाएगा, या निमोनिया का अगर इन्फेक्शन हुआ तो निमोनिया हो जाएगा। हार्ट डिजीज इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, उसमें बहुत सी चीजें हैं। और जैसे सिगरेट पीने वाला आदमी है, कंपेयर किया गया, एक आदमी सिगरेट पीता है, एक आदमी सिगरेट नहीं पीता। तो जो 100 आदमी सिगरेट पीते हैं उसमें से 30 को हार्ट अटैक होगा, और 100 आदमी जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनमें से 2 को होगा। तो अगर इनमें से 2 का हुआ, 30 हुआ, तो कहते हैं 15 टाइम्स मोर रिस्की टू स्मोक। 70 को तो नहीं हुआ, जो सिगरेट पीते को हमको तो नहीं हुआ, मगर 30 को हो गया। तो अब आप 70 में हैं या 30 में जाएंगे, परमात्मा उसका तय करता है। लेकिन अगर 2 को हो गया तो उसके लिए भी परमात्मा तय करता है। तो कहता है मैंने तो कभी जिंदगी में सिगरेट पी नहीं, मुझे क्यों हो गया। तो हार्ट अटैक मल्टीफैक्टोरियल ईटियोलॉजी है, सिगरेट पिया और ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है। तो ये 15 टाइम या स्मोकिंग से है और 5 टाइम्स डायबिटीज से है और 10 टाइम्स, तो ये जुड़ते नहीं है, ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहां तीनों चीजें हो गई, डायबिटीज भी है, सिगरेट भी है, स्मोकिंग वो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर भी है, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम से कम 50 से 55% है जी। ड्रिंक्स जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया कि न पीना तो बहुत अच्छा है।
अगर पीना है तो फिर मॉडरेशन में आप पीजिए। और ये देखा गया है कि रेड वाइन, अगर पीने वाला आदमी, रेड वाइन इज इवन बेटर देन दोज हु आर नॉट ड्रिंकिंग। बट ड्रिंकिंग के ये मतलब नहीं है कि आप रोज 5 पैक पी करके और एकदम वो हो गए एंजॉय कर रहे हो एवरी डे, तो दैट इज वेरी हार्मफुल। सो ड्रिंकिंग इज अलाउड प्रोवाइडेड यू डू इट इन मॉडरेशन, एंड प्रेफरेंस इज फॉर रेड वाइन। साल में एक ही दफे कराया उसने तो नॉर्मल है, बाकी वो ब्लड प्रेशर डायबिटीज वो भी मेंटेन करता है, उसमें चांसेस है कि साल भर में ये पॉलिसी हार्ट की उसको हो सकती है। मैंने जैसे बताया कि ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज की हैं। आपका जो सवाल है $1 मिलियन क्वेश्चन है। टीएमटी हमने देखा कि टीएमटी आज ठीक है और 1 हफ्ते के बाद हार्ट अटैक हो गया। दिस इज ऑल्सो सीन, आई हैव सीन सो मेनी। हमारा तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। टीएमटी कराया और 2 घंटे के बाद हार्ट अटैक हो। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। इसका सिर्फ यही उत्तर है कि काम वो करो जो रास्ता साफ है। अगर सिगरेट पीते हो तो भैया मत पियो। अगर डायबिटीज है तो HbA1c 6 से नीचे रखो। अब दवा खा रहे हैं, लेकिन अगर 8 है तो दवा आपको असर नहीं करेगी। डायबिटीज का नुकसान आपके हार्ट में शुरू होता है। गारंटी तो परमात्मा नहीं सर गारंटी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कोई रोल नहीं है। यदि आपका डायबिटीज कंट्रोल है, आपका बीपी कंट्रोल है, आपका टीएमटी नेगेटिव है, तो एटलीस्ट देयर इज फेयर चांसेस, मोर देन 90% चांसेस कि आप अगले 2-3 साल हेल्दी रहेंगे। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स गॉड है, बट फिर भी काफी चांसेस है कि आप हेल्दी रहेंगे अगले 2-3 साल तक। ऑयल तो ऑयल कितना लेना है, अगर मोटा मोटा बताया क्वांटिटी हटा दे तो आप जितना नॉर्मल घर में खाने में ऑयल यूज होता है वो यूज कर सकते हैं। पर इसको नहीं, खाने में वही कह रहा हूँ कि एक्सेसिव ऑयल नहीं होना चाहिए। अब खाना 10 आदमियों के लिए घर में बन रहा है तो 1 स्पून तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये बता पाना, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दूंगा तो घर में करना दिक्कत होता है। उससे इजी होता है कि जितना नॉर्मल यूज होता है वो कर लीजिए। एक्सेसिव ऑयल किस चीज में होना नहीं चाहिए। घी के लिए 1 से 2 चम्मच घी अलाउड होता है, 2 से 3 अलाउड होता है एक्चुअली, बट जो कार्डियक पेशेंट है उनके लिए मैक्सिमम 1 से 2 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर डे। excess of everything is bad, and if you have a option, जैसे आपके बहुत से लोग हैं जो आधे चम्मच में सब्जी बना लेते हैं, कुछ लोग 4 चम्मच में, जब तक सब्जी बनती है तैरता रहता है तब तक मजा नहीं आता। तो ये तो इंडिविजुअल वो है, लेकिन keep it as low as you can. It is not prohibited. We don't say that don't use oil. We don't say that don't use ghee. It's not prohibited, but use in moderation. And moderation means as little as you can. अब तेल इतना एक्सपेंसिव हो गया, जब बात करते हैं 40,000 इतना सब हो और इतने पैसे। Everything comes at a cost. But ये मैं काम नहीं होता। एक बार कॉल करके हार्टी से 5 मिनट इतना 5,000। ये सही है। मैं इसका उत्तर हम यहाँ पे इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैंने हिपोक्रेटिक ओथ इसीलिए दिखाई दी। एक्चुअली सर इसका आंसर ये है, इग्नोरेंस हमेशा कॉस्टली होता है। आपको साइंस पहले मिलते हैं लेकिन आप उसको दवाई खा लेते हैं, या अगर हल्का सा, मान लीजिए जैसे ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं, सेंसिटिविटी 2 तरीके से होती है। पहले आपको हल्का पानी या गर्म चाय या स्वीट्स या हवा लगती है, लेकिन वो विदिन अ सेकेंड्स ठीक हो जाता है। तो वहीं पे अगर आपने एक्शन नहीं लिया कि अच्छा ठीक हो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया, धीरे धीरे वही सेंसिटिविटी आपके वहां पे लैंड करती है। अगर आप उसी टाइम पे वर्क करेंगे तो आपको हार्डली एक सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट देके उससे 1 हफ्ते में आपकी वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इग्नोरेंस में क्या होता है, वो चीज कैरी ऑन होती है, वो लैंड हो जाती है RCT में और कैविटी फिलिंग। तो वो फिर तो हमेशा एक लाइन हम बोलेंगे कि इग्नोरेंस हमेशा कॉस्टली होगा।
एक तो ओनर करके 1 लाख रुपया लगेगा और दूसरे खाली धान साफ करके और हफ्ते हो गए। अपना बताइए। भार्गव साहब, हम लोग यहाँ पे जो है ये अगर देश की अगर दिक्कतों को डिस्कस करेंगे तो शायद हम लोग महीनों बैठे रहेंगे। आई एग्री, मैंने शुरू में कहा था देयर आर गुड डॉक्टर्स, देयर आर बैड डॉक्टर्स। वी डोंट से दैट everybody is good, the whole profession is good. I'm not claiming that. I'm only claiming that our intent over here today is to give you some advice, to give you some knowledge, and to tell you that what is the importance, that how you can prevent your illness. There are corporate hospitals, there are big hospitals, there are business houses, there are this thing, they've converted medical profession into business. I cannot answer that. I can only say that I am working at Divine Hospital, which is established by an individual surgeon himself, and therefore it is a hospital, but it is not a business house hospital where everything is involved in business. हर चीज जो है ना, we treat, हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी या स्टेंट या कुछ होता है तो हमारी हार्ट टीम है पूरी, we sit and discuss and decide. तो 3 आदमी 4 आदमी मिलकर के इसको स्टेंट लगाओ, इसको बाईपास सर्जरी करो, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दो, ये सब कुछ। तो वी आर नॉट, लेकिन आप कहेंगे साहब हम मुफ्त बाईपास सर्जरी कर देंगे या मुफ्त स्टेंट लगा देंगे, स्टेंट की कॉस्ट 10,000 रुपए में आपने 1.5 लाख क्यों मांग लिया? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट एंड वी हैव टू मीट द कॉस्ट, रन द हॉस्पिटल, pay the bills, pay the staff and everything. So some cost has to be met. If there is no other question, then request, she is a medical superintendent at the moment, to thank our gallant staff, and then I will request Arora ji to thank our Divine Hospital. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सर लोगों ने बात की कि अगर हम हार्ट डिजीजेस की बात कर रहे हैं तो टाइम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर में रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है हॉस्पिटल में टू असिस्ट अ पेशेंट विद हार्ट अटैक। इसमें होता ये है कि अगर आपको चेस्ट पेन है, हैवीनेस लग रही है, जो मेन सिम्टम्स जैसे सर लोगों ने बताया, तो अगर आप, हमारे 2 नंबर्स हैं जो आपको अभी डिस्प्ले करेंगे, अगर आप उस पर कॉल करते हैं तो तुरंत ही, मतलब जो भी टाइम आपकी जो भी विसिनिटी होगी, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि वो जल्द से जल्द हो। राउंड द क्लॉक ये सर्विस अवेलेबल रहती है। वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस जो कार्डियक इक्विपमेंट से लेस है, ईसीजी मशीन एंड ऑल, वो एम्बुलेंस आपके घर पे आएगी। आप लोकेशन शेयर करेंगे विद द टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स, तो वो एम्बुलेंस आपके घर आके आपके पेशेंट को असिस्ट करेंगे। जो भी मेडिसिन है, अगर उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो उनको असिस्ट करके फर्दर जो भी होगा ईसीजी वगैरह करके, जो भी वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आए हैं, आपको प्रॉपरली आपको सारे चीजें बता के वहां से आएंगे। और अगर हॉस्पिटल की जरूरत, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो वो भी आपको बताएंगे। एंड ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको तुरंत वो करना है, आपका जैसा उसमें कंसेंट ही लिया जाए। आप जब कंसेंट देंगे तो आपके कंसेंट के बाद ही पेशेंट को डिफाइन करेंगे। So in the end, I would like to thank all the residents of Shalimar Gallant for giving us this opportunity to be a part of this special event with such a wonderful audience. And special thanks to our Dr. Professor V.K. Puri sir for being our leader, mentor, and teacher. Taking such initiative in this stage is a commendable job, sir. So let's give a big and warm applause to our students. Thank you. मैं कैलेंडर की तरफ से अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके इनिशिएटिव को मैंने इनिशिएटिव लिया है, सलाह पे मैंने इनिशिएटिव लिया है। अरोड़ा जी is very dynamic in terms of arranging things for Gallant, and he's our asset in the Gallant, and Aroड़ा जी
धन्यवाद डॉक्टर पुरी। और डिवाइन हॉस्पिटल से आई हुई पूरी टीम, गैलेंट से यहाँ आए हुए सारे मेरे कलीग निवासी यहाँ के, हम लोग के लिए एक बहुत ही एक फॉर्चुनेट है हम लोग के डॉक्टर पुरी जैसे रेनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में हम लोगों के साथ उठना बैठना है सबका। और वो जितने बेनोवेलेंट हैं, जितने ओपन है इन चीज़ों के लिए, मैं रियली अप्रिशिएट करना तो बहुत छोटा सा शब्द है, इतने हेल्पफुल है डॉक्टर साहब कि उन्होंने ओपन कर रखा है कि कोई भी आदमी किसी वक्त भी उन्होंने अपना नंबर दे रखा है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज इमीडिएटली कॉल करें। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस लिए बिना ही यहाँ पर पूरी सर्विस लोगों की सेवा करते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब ने एक हम लोगों को योगा के दौरान में एक ये 3 मिनट का जो लाइफ सेविंग सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों को एनलाइटन किया था योगा में। और उसी वक्त मेरे दिल में ये विचार आया कि हम डॉक्टर साहब की मदद लेके और उनके हॉस्पिटल के लोगों की असिस्टेंस लेके अगर हम यहाँ कोई एक अच्छा प्रोग्राम रखें जिसमें कि हार्ट कार्डिक डिजीज के बारे में हम अवेयरनेस पैदा कर सके लोगों को, और ये जो 3 मिनट का लाइफ सेविंग सिस्टम है इसको समझा सकें, तो इसी इंटेंशन के साथ हमने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम अरेंज किया। आज इन सब चीज़ों के लिए जो डॉक्टर साहब की तरफ से रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। आज हम लोगों ने सबने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, एक नई चीज़ भी सुनी कि डेंटल का भी हार्ट से संबंध है। अंत में मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर पुरी साहब का और उनकी आयु टीम का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। थैंक यू। Thank you.